I don't think I like the word challenges at all. I think it's choices and what you get from your choices. Heroism मेरे में है नहीं. I'm just a normal person. और इसी में हमारे सिस्टम्स भी हैं, पॉलिसीज भी हैं, कल्चर भी है. आपको कहाँ पे ऐसा लगा कि सिस्टम आपको सपोर्ट कर रहा है? As a part of the protest, I got arrested and I went to the jail. I was accused of being Naxalite, was accused of being several other things. 15 साल की उम्र में मेरा गैंग रेप हुआ. मैं इसे अपनी ज़िंदगी का पहला ट्रांसफॉर्मेटिव मोमेंट बताती हूँ. पहली बार मुझे एहसास हुआ कि अगर किसी के साथ कोई सेक्सुअल वायलेंस होता है तो उस पूरे क्राइम का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके सर पे डाला जाता है. पूना के बुधवार पेट पे मुझे एक रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जाना पड़ा कि कौन से कोठे में कहाँ बच्ची ये है. हमारी भी अपनी लिमिटेशंस बन जाती हैं कि हम जाके सबको पकड़ के नहीं ला सकते हैं. जिसके नाम पे वारंट है या जिसका मिसिंग कंप्लेंट है उसी को हम बाहर खींच के ला सकते हैं. और मुझे याद है इस बच्ची को बाहर हम लोग निकाले और हम लोग आगे गाड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं. वहाँ उन कोठों में से करीबन 300 से ज़्यादा आंखें मुझे देख रही हैं जिन्हें मैं छोड़ के आगे बढ़ रही हूँ. वो आंखें मुझे आज भी हॉन्ट करती हैं. एक दिशा मूवमेंट्स एक ऐसा प्रयास है जो आपको खुद से मिलाता है. जब खुद से मिलने जाते हैं तो बहुत चैलेंजेस आते हैं क्योंकि हम दुनिया को कुछ और कहते हैं, अंदर कुछ और होता है. टुडे वी हैव समवन हु एक्चुअली इज समवन whose what inside is also outside. Someone who knows what the word is. Someone who is ensuring that the word gets better. A lady who's just not a crusader, is a lighthouse for millions and billions of eyes, ears, and hearts. I have an honor to have Padma Shri Sunita ji with me on Ek Disha Moments, and I cannot tell you how privileged and blessed I am feeling today to have her today on Ek Disha Moments. Thank you so much, Sunita Didi. I've been saying yes when you are going through so many challenges is a very small word for you now, right? I don't think I like the word challenges at all. I think it's choices and what you get from your choices. So it's everything part of the package that you chose for. So there's nothing called as a challenge that I see. I see it as something that I made a choice for. And जो मैंने choice किया है उसका मुझे मिल रहा है and I'm taking it. That's it. तो challenges देते हैं तो बहुत बड़ा उसमें heroism आ जाता है. उतनी heroism मेरे में है नहीं. I'm just a normal person, just following the choices I have made and accepting everything that has come with my choices. Very interesting. So someone like me would, flag this in the sense that, okay, I am facing challenges, but you are here saying that, no, I made choices and whatever is coming in the course, I am taking it as it is. सुनीता कृष्णन की कहानी कहाँ से शुरू हुई? I think सुनीता कृष्णन की कहानी 53 years back शुरू हुई जब उसका जन्म हुआ. I think उस जन्म में ही बहुत सारे खासियत थे, उसमें ही कुछ नयापन था क्योंकि जब मैं पैदा हुई थी तो I was born disabled. मेरे पैर पूरे टर्न्ड थे जिसे हम क्लेफ्ट फुट कहते हैं. तो आई वॉज बॉर्न डिफरेंट, आई बिहेव डिफरेंट एंड आई चोज टू सी द वर्ल्ड डिफरेंटली. क्योंकि 3 साल की उम्र में भी मेरे पैर में प्लास्टर था तो आम बच्चों के जैसे खेलना मुनासिब नहीं था. पर मुझे नहीं लगा कि मैं खेल नहीं सकती हूँ. पिताजी ने, डैडी ने एक स्लेट दिया था मुझे स्कूल जाने के लिए एंड मैं वो स्लेट को पकड़ के बैठती थी और मेरे घर के चारों इर्द गिर्द जितने बच्चे थे उन्हें जमा करती थी. पर उसमें भी एक मेथड था एंड दैट इज व्हाट वाज स्ट्राइकिंग अबाउट मी. मैं ऐसे ही सब बच्चों को जमा नहीं करती थी. मेरे में पता नहीं एट द एज ऑफ 3
काफी क्लैरिटी था कि इसमें से पुअर बच्चे कौन हैं, इनमें से पिछड़े बच्चे कौन हैं, इसका मुझे एक क्लैरिटी था और उन्हीं को मैं जमा करती थी और उन्हें अपने स्लेट से मैंने जो प्री स्कूल में पढ़ा है या किंडरगार्टन में पढ़ा है वो मैं उनको पढ़ाती थी। 3 साल की उम्र में? 3 साल की उम्र में। तो 4-5 साल की उम्र तक आई थिंक मेरी दिशा एक तरह से दिखने लगी, मतलब मेरी जिंदगी की दिशा, क्योंकि हर चीज में क्या सही है क्या गलत है ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। और बहुत दादी माँ के जैसे बात करती थी मैं, मतलब जो उम्र थी उससे बहुत बड़ा मेरी बातचीत थी। मतलब गलत लगता था कुछ चीजें लोग करेंगे तो, कोई झूठ बोलता है तो सही नहीं लगता था, कोई अनफेयर हो रहा है, यू नो। आई रिमेम्बर मेरे चाचू ने मेरी दादी को ए बुढ़ी कुछ बुलाया, और प्यार से बुलाया, मतलब आई मीन, पर मुझे नहीं लगा कि वो सही ये है, प्यार तो से भी सही नहीं है। हाँ, तो आई रिमेम्बर एट द एज ऑफ 5 टेलिंग माई चाचू कि आप ऐसे नहीं, आपको ऐसे बात नहीं करना चाहिए। तो जिस टोन में मैंने बोला, उन्होंने फिर मेरे को समझाने की कोशिश की, मैं मजाक मजाक में बोल रहा हूँ, तो उसका जवाब जो था वो मेरे सब अडल्ट जो थे उनके लिए शॉकिंग था। मैंने कहा आपके लिए ये मजाक हो सकता है पर हम लोग सब देख रहे हैं एंड हम आपसे सीखते हैं कि बड़ों का लिहाज कैसे करें। आप इस भाषा में बात करोगे तो मैं नहीं तो कोई और यही सोचेगा कि मेरी दादी को आप बुढ़ी बुला सकते हो। तो इस तरह की ना बहुत ही क्लैरिटी आइडिया कि ये गलत है ये सही है। और उसमें इम्पॉर्टेंट चीज मेरे लिए क्या थी कि मुझे बोलने में भी कोई डर नहीं था, और उस बोलने की जो कला है या बहुत ही असर्टिवली अपनी बात को सामने रखने की जो ये है वो उस जमाने से मिल गया। उसके बाद मैं अपने आप को जब मैं देखती हूँ, इट हैज बीन अ वेरी क्लियर कि एक क्लियर पाथ है मेरे लिए कि मैं जो भी कर रही हूँ मुझे किसी और के लिए करना है। ये मैं जो हूँ इज फॉर अदर्स। मेरे से जो कम प्रिविलेज्ड लोग हैं, मेरे से जो कम जिन्हें कम मिला है, मेरे से कम मिला है, उनकी जिंदगियों को सही करना मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा मकसद बन गया। And this was when? How old were you? So at the age of 8, for example, I started teaching dance to mentally retarded children. क्योंकि मुझे लगते थे कि वो मेरे से ज्यादा, मैं तो बस मेरा पैर खराब है, वहाँ वो मेंटली चैलेंज्ड हैं। और ये हम लोगों का ना भाई इतना, इट्स अ वेरी आयरॉनिक थिंग, मतलब आयरॉनिक बोलूँ या क्या बोलूँ मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि हम ऐसे फैमिली से आ रहे हैं जहाँ पे सोशल वर्क या किसी और के बारे में सोचना हमारे फैमिली में लिखा नहीं है। मीनिंग आई कम फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली एंड माई फादर वॉज फर्स्ट जनरेशन लर्नर, और माँ बाप पूरे खानदान का बस एक ही सपना है कि बच्चों को पढ़ाओ किसी भी तरह और उन्हें कोई जॉब वॉब के लिए सेट कर दो। स्ट्रगल टू सर्वाइव ही बहुत है, किसी और के बारे में सोचने का कोई स्कोप नहीं बनता है। लाइक मेरे पिताजी के लिए हम 4 बच्चों की देखभाल करना, अपने भाइयों बहनों को कहीं ना कहीं पहुंचाना, बस इतना ही, इससे ज्यादा कोई नेबर या फ्रेंड की भी मदद करना। तो इस माहौल में मैं कंप्लीटली स्ट्रेंजर्स के लिए जा रही हूँ, ये एक नया चीज था। और उस समय इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि मेरे घर वाले, मेरे चारों तरफ जो लोग थे उन्हें बहुत अच्छा लगता था कि भाई ये महान बच्ची कैसे आ गई हमारे यहाँ पे, और ये महान बच्ची बहुत भक्त कन्या है। मतलब विथ ऑल दिस आई वाज आल्सो वेरी, आई वुड से स्पिरिचुअल एंड रिचुअलिस्टिक दोनों। स्पिरिचुअल मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि मैं बहुत समय अपने साथ बिताती थी, बहुत समय अपने साथ बिताती थी। और रिचुअलिस्टिक मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि मुझे वो बाहर दिखाने जताने में भी बहुत मजा आता था कि भाई आप पूजा कर रहे हैं, वो मंत्र पढ़ रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो आई बिकेम अ वेरी डिस्टिंक्टली डिफरेंट पर्सन
और फिर जैसे जैसे मैं और बड़ी होने लगी, 8-9 साल, आई फेल्ट कि मुझे पढ़ाई का प्रिविलेज है, तो अगर किसी और को पढ़ाई का प्रिविलेज नहीं है तो ये मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो मिला है मैं उसे शेयर करूं। तो 12 साल की उम्र में मैंने अपना स्कूल शुरू कर लिया था, एक बस्ती में, एक कम्युनिटी हॉल में, वहाँ के ड्रॉप आउट बच्चों को, और मैं भी 8-9 में ही थी। 12 साल की उम्र में आपने एक स्कूल शुरू कर दिया था। तो एक ऐसा एक ऐसा नैरेटिव बिल्ड हो रहा था जहाँ पे दुनिया में सब लोग इस छोटी सी बच्ची को, एंड छोटी मानी रियली छोटी, क्योंकि मैं हाइट से भी छोटी और वेरी पतीत एंड स्मॉल, एंड बड़ी बड़ी बातें, क्लास में फर्स्ट, करिकुलर्स में फर्स्ट, थोड़ा बहुत गाना गा लूँ, थोड़ा बहुत डांस कर लूँ, पर जो भी करूँ मतलब ऐसा उसमें कुछ भी संकोच नहीं, दिल से पूरा कर रही हूँ। So by the age of 12 and 13 I was like the role model, ठीक है, कि भाई अगर बच्ची हो तो इस तरह से हो। हर माँ बाप चाहते थे कि भाई you should follow, कि भाई सुनीता है, इसके जैसे बनना है, क्योंकि पढ़ाई में कितनी अच्छी है, वहाँ पे इन सब जगह अच्छा नाम है, बिकॉज द मोस्ट नोबल पर्सन। 14-15 साल की उम्र में मुझे लगा कि मुझे गांव की तरफ भी जाना चाहिए। सो आई बिकेम पार्ट ऑफ अ न्यू लिटरेसी मूवमेंट, एंड मैं उस गांव में लड़कियों को पढ़ाई के अलावा उनके शरीर के बारे में, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में, पीरियड्स के बारे में। When you were barely there, 14-15. I'm 15, ठीक है। तो उसमें भी मैं अलग थी मेरे घर पे, कि हम 3 बहनें हैं। हमारे यहाँ पे साउथ में ऐसा होता है कि जब आपका पीरियड्स होता है तो एक तरह का सेलिब्रेशन होता है, 5-6 दिन आपको अलग बिठाया जाता है, उसके बाद आपका कुछ इट्स लाइक अ स्मॉल सेरेमोनी, जहाँ पे बताया जाता है कि लड़की बड़ी हो गई है, ठीक है। तो आई रिमेम्बर टेलिंग माई पेरेंट्स दैट आई डोंट वांट दैट काइंड ऑफ स्टफ्स विद मी। आई ऑल्सो रिमेम्बर टेलिंग माई पेरेंट्स कि भाई मैं तो मंदिर जाऊंगी, मैं तो मंदिर जाऊंगी, आप कह रहे हो कि पीरियड्स के टाइम पे नहीं जाना चाहिए, मैं तो जाऊंगी, ठीक है, क्योंकि अगर भगवान ने मेरे शरीर को बनाया है, ठीक है, तो भगवान ने मेरे शरीर का हर चीज सही बनाया होगा, ठीक है। सो देयर इज नथिंग कॉल्ड एज इम्प्योर। तो इस तरह के कोई बहुत ही रेडिकल आइडियाज भी थे, और मैं वो रेडिकल आइडियाज भी ट्रांसफर कर रही थी लड़कियों से कि भैया तुम किसी से कम नहीं हो, तुम अपने आप को क्यों इम्प्योर मानोगे, ठीक है। आप क्योंकि इन सब चीजों के बारे में जो टैबू सब्जेक्ट्स हैं, बात करने में भी लोगों को तकलीफ होती थी। तो उस गांव में मेरी पकड़ बनने लगी, क्योंकि लड़कियों को पहली बार कोई इस तरह से कोई आवाज मिली, कोई सपोर्ट मिली, एक माध्यम बना बातें करने के लिए, पढ़ने के लिए। मे बी सम ऑफ दोज थिंग्स डिडंट गो वेरी वेल विद पीपल। कई लोगों को लगा कि ये लड़की थोड़ी हद से बाहर जा रही है और शी इज गेटिंग टू बिग फॉर हर बूट्स। उन्हें लगा कि इसे कंट्रोल में रखना चाहिए, इसको बताना चाहिए इसकी औकात क्या है। एंड दैट इज व्हेन 15 साल की उम्र में मेरा गैंग रेप हुआ। शायद वो गैंग रेप मेरी जिंदगी को अलग तरह से स्विच किया। मैं इसे अपनी जिंदगी का पहला ट्रांसफॉर्मेटिव मोमेंट बताती हूँ, क्योंकि उस वाक़ये ने मेरी जिंदगी का पूरा रुख चेंज कर दिया। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि अगर किसी के साथ कोई सेक्सुअल वायलेंस होता है या कोई बहुत ही भयानक रूप से आपके साथ वायलेशन होता है और आप महिला हो, आप एक औरत हो, आप एक लड़की हो, तो उस पूरे क्राइम का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके सर पे डाला जाता है कि भैया कहीं ना कहीं तुम ही जिम्मेवार हो इस कहानी के। तुमने ये सब चीजें किए, तुमने ये सब लाइन क्रॉस किए, तो ये तुम्हें मिलना चाहिए। दिस इज व्हाट यू डिजर्व। पहली बार मुझे
एहसास हुआ कि एक क्राइम जो मैंने किया ही नहीं, पूरी दुनिया मुझे इस तरह से देख रही है, जिम्मेदार मुझे बना दिया। हाँ, झेलना भी मुझे ही है। झेलना ही मुझे है। एंड 15 साल की उम्र तक जो मैं द मोस्ट आइडल पर्सन थी, कि सबके नैरेटिव में मैं करेक्टली फिट हो गई थी कि भाई दिस इज द राइट पर्सन, अच्छा पढ़ती है, अच्छा करती है, अच्छा वो करती है, ये सब जो अच्छे अच्छे चीजें थे, सडनली बिकेम द मोस्ट, मतलब ओवरनाइट अनटचेबल हो गया। हाँ, मतलब पाताल में गिर गई ना, आकाश, वहां से मैं थाड़ नीचे अंदर नीचे गिरी। और फिर आई वॉज द वर्स्ट पर्सन। आई वॉज मॉरली करप्ट, आई वॉज कैरेक्टरलेस, मुझे ज्यादा छूट दे दी गई है, बहुत फ्रीडम दे दिया गया है। उस टाइम पे मैंने शुरुआत भी यही कहा कि लाइफ इज अबाउट द चॉइसेस यू मेक। करेक्ट। ठीक है, इसीलिए मैं इसे कभी चैलेंजेस नहीं बोलूंगी, मैं इसे चॉइसेस बोलूंगी। उस टाइम पे मेरे पास बहुत सारे विकल्प थे, शायद क्या मैं हो सकती हूँ आगे। एक विकल्प ये था कि भाई मैं अपना सर छुपाऊं या मुंह छुपाऊं, ये कहूँ कि मैं विक्टिम हूँ, मेरे साथ इतना गलत हो रहा है, मेरे साथ इतना गलत हो गया है, चलो सब लोग मुझे बड़ी सिंपैथी की दिशा से देखो, आप मुझे पूरा अपना जो अंदर आपका कंपैशन है, सिंपैथी है, आप मेरे लिए बटोरो, मुझे भीख दो अपने सिंपैथी की। वो एक चॉइस है, पर इट वॉज अ चॉइस दैट आई मेड कि मैं विक्टिम नहीं हूं, मैंने कोई गलत किया नहीं, मेरे साथ गलत हुआ है। अगर किसी को मुंह छुपाना है, अगर किसी को अपने आप से क्षमा मांगना है या अपने आप को किसी तरह नकारना है, इट विल बी दोस 8 पीपल, नॉट मी, है ना। अब ये चॉइस तो मैंने कर लिया, पर इस चॉइस के साथ भी कुछ चॉइसेस आ गए। एट द एज ऑफ 15 ये चॉइस के साथ भी बहुत सारी चीजें आई, क्योंकि हम जो समाज जो है भाई हैव्स अ काइंड ऑफ एक प्रीकंसीव नोशन है कि भैया अगर आपके साथ कुछ हुआ है तो आप ऐसे 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 बिहेव करोगे तो फिर हम आपका साथ देंगे भाई, ठीक है। तो आप डर जाओ, आप शर्म से अपना मुंह छुपा लो, आप ये सब ABCDEFGH करोगे ना तो हम आपके साथ रहेंगे। नहीं तो देखो कितनी कुलक्षण औरत है ये, लुक एट हर एरोगेंस, इतना सब कुछ हुआ है, इसके तेवर देखो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपने कुछ सीखा नहीं, इतना होने के बाद भी तुमने कुछ सीखा नहीं, तो मतलब तुम ढीठ हो, ठीक है, और तुम इतनी अहंकारी हो that you deserve that. Definitely, not only deserved, this is a lesson। देखा, इस तरह से कोई करेगा तो यही होगा, so beware। तो वो शायद मेरी जिंदगी को बहुत ही मैं कहूँगी मेरी जिंदगी को एकदम ट्रांसफॉर्म किया, क्योंकि पहली बार मुझे एहसास हुआ व्हाट इज सेक्सुअल वायलेंस। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि जब सेक्सुअल वायलेंस से कोई पीड़ित होता है उसे समाज कैसे धिक्कारता है, और एक उसके फोरहेड में, उसके माथे पे जो ब्रांडिंग चल जाती है, शायद सालों साल टिक जाए, एंड उस एहसास में एक गुस्सा था मेरे मन में कि ये यार दिस इज नॉट डन, एंड गोइंग बैक टू माई अर्ली चाइल्डहुड टू नाउ, आई हैव नेवर बीन एबल टू टॉलरेट व्हाट इज अनफेयर, एंड दिस फॉर मी वॉज वेरी अनफेयर कि नहीं हो सकता बस। एंड शायद उस गुस्से से निकला था मेरा डिसीजन कि मैंने अब से आगे की जिंदगी जो भी है मेरी, 50 साल जीऊँ, 60 साल जीऊँ या 5 दिन जीऊँ, जितने भी मैंने जीने हैं, एवरी सेकेंड इज गोइंग टू बी डेडिकेटेड टू फाइट दिस। अब इसे मैंने लड़ना है और बखूबी लड़ना है। इसे मैं ट्रांसफॉर्मेटिव इसलिए कहूंगी क्योंकि पहली बार एक क्लैरिटी ऑफ पर्पस भी मिला मुझे
यू नो, इट वॉज नॉट लाइक भी कुछ अच्छा करना है, इट वॉज नॉट जस्ट दैट, या किसी का भला करना है, या मेरे से ज्यादा जो यू नो अंडर प्रिविलेज्ड हैं उनकी मदद करना। ये मदद, चैरिटी, ये सब मेरे 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 वो भाषा मेरे माइंड से हट गई, यू नो। अब एक अजीब तरह का वॉर सिचुएशन था माइंड में कि ये लड़ना है, इसे चेंज करना है, और इसे चेंज करने के लिए एक जो मुझे मतलब वेपन्स की ज़रूरत है, जो मुझे यू नो आयुध की ज़रूरत है मेरे हाथ में, यू नो इक्विप्ड विथ थिंग, उसे मैंने बनाना है अपने आप अंदर। तो एक क्लैरिटी आ गया कि दिस इज नॉट समथिंग दैट कैन गो इन अ डे। ये कोई एक्टिविटी नहीं है जो मैं पार्ट टाइम कर सकती हूँ, जब पढ़ाई स्कूल में कर लिया उसके बाद यहाँ आ गए, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। ये मेरा जिंदगी का मकसद बनेगा। वहां से 15 साल की उम्र में ये क्लैरिटी आपकी थी, बट उस समय फैमिली का क्या रिएक्शन था? और जब आपने वहां से आगे बढ़ना शुरू किया, आई मीन बिल्कुल आसान नहीं था, इज एन अंडरस्टेटमेंट, राइट? वो रास्ता कैसे आगे बढ़ा, कैसे लोग जुड़े? भाई आई थिंक आज एट द एज ऑफ 53 आई वुड से आई एम वन ऑफ द मोस्ट ब्लेस्ड एंड लकी ह्यूमन बीइंग। ये शायद मुझे उस समय मालूम नहीं था। मैं इसलिए मैं ब्लेस्ड अपने आप को मानती हूँ क्योंकि जो माँ बाप मुझे मिले, यू नो, उन्होंने मेरा जो साथ दिया, वो साथ को समझने में भी मुझे बहुत साल लगे। कभी कभी साथ देने का मतलब बहुत ही आर्टिकुलेट होके, वर्बोस होके कि हम आपके साथ हैं, वो हैं। काफी सारे लोग करते हैं वो खोखलापन भी, यू नो, सच का साथ भी होता है, कई बातें बस बातें दिखावा होता है। मेरे माँ बाप ने साइलेंट सपोर्ट दिया मुझे, एक सवाल नहीं पूछा, एक जवाब नहीं मांगा, एक बार भी मुझे टोका नहीं। मैंने जो रास्ता चुना, मैं वो रास्ते में अकेले चलती गई। उस समय मुझे अकेले लगा, ठीक है, पर आज की तारीख में मैं कह सकती हूँ वो हर स्टेप में मेरे साथ थे। शायद उनके पास आर्टिकुलेशन नहीं था, शायद उन्हें सही लफ्ज नहीं मालूम थे, बट इमोशन था। हाँ, क्या बोलना है इस तरह की लड़की के साथ, बट इमोशन तो था। पर ये कहना भी जरूरी है कि जब भी कोई भी वाकया होता है, इट्स वाकये को एक एक्सीडेंट माने, एक फिजिकल एक्सीडेंट माने, उसका एक इम्पैक्ट शरीर पे होता है, एक इम्पैक्ट माइंड पे होता है। यू कैन रूल आउट दैट, ठीक है। तो ये बहुत ही फूलिश होगा ये कहना कि मैं 15 साल की उम्र में ऐसा मेरे साथ हुआ और मैं थर्ड ऑटोमेटिकली ओवरनाइट मैं सेट हो गई, नहीं हुई। यस, सो दिस इज व्हाट मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि फैमिली का सपोर्ट और ये डिसीजन कि मेरे को अपनी एक राह अलग बनानी है जिसका मकसद कुछ और है, सिर्फ मैं नहीं हूं। और उसी समय इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स की वजह से ये होना और उस इंसिडेंट्स का इम्पैक्ट जी, कैसे हैंडल हुआ ये सब? जो मेरे माँ बाप को और मुझे झेलना पड़ा। एक सुनीता कृष्णन जो दिन में बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही बोल्ड और बहुत ही कॉन्फिडेंट महिला अंदर थी, अकेले में, और वही सुनीता कृष्णन अंदर भी स्ट्रॉन्ग, दिन में, रात में यही सुनीता कृष्णन कंप्लीटली बदल जाती हैं। ये सुनीता कृष्णन को नींद नहीं आ रहा है, ये सुनीता कृष्णन चीख के नींद में नाइटमेयर्स की वजह से चीख के दरवाजे की तरफ भागती हैं। ये सुनीता कृष्णन को लगातार पैनिक अटैक्स आते हैं। आई स्टिल रिमेंबर माई पेरेंट्स स्टेइंग द होल नाइट, रात भर जाग के मुझे देखते रहना।
जब तक मैं सोऊं ना, ये एक क्या बोलते हैं ना, एक स्प्लिट पर्सनालिटी, दिन की एक पर्सनालिटी है, रात की एक पर्सनालिटी है। और ये जिसमें आपका कोई रोल नहीं था, आपका कोई, आई मीन दिस हैपेंड बिकॉज इट हैपेंड बिकॉज ऑफ अदर्स, नॉट बिकॉज ऑफ यू. you can say all of that in the daytime, but in the night you will definitely remember the smell, the touch, the violation, the sense of dirtiness that engulfs you, the claustrophobia you go through, the sense of, you know, just detaching your body and throwing it away. कहीं अंदर से इतनी गंदगी फील होती है, ठीक है, ये यू लाइक इट, यू डोंट लाइक इट। दिन में हम जो भी अपने आप को समझा रहे हैं, रात में ये सब वापस आता था। आप, मेरे माँ बाप ने सबसे जो इम्पोर्टेंट काम किया, जी जस्ट हेल्प मी, दैट्स ऑल। दे हेल्प मी, दे नेवर सेड कि भाई देखो इतना सब कुछ हुआ है, इसी की वजह से तुमको ये सब हो रहा है। दे जस्ट हेल्प मी, नॉन जजमेंटल, ठीक है। बहुत साल मैंने ये समझा नहीं उनका ये सपोर्ट, मुझे लगता था अजीब तरह का रिजेक्शन है, नहीं कुछ बोलना चाहिए था, मैं तुम्हारे साथ हूँ, आई एम देयर विद यू, ऐसा कुछ नहीं बोला। लेकिन उन्होंने करके दिखाया, यू नो, कहीं कभी, क्योंकि मैं आई वॉज बाय दिस टाइम, क्योंकि पर्पस मेरा इतना क्लियर हो गया था, पर्पस के साथ मेरा प्लान भी क्लियर हो गया था कि अब करना क्या आगे, यू नो, ये मैंने बदलना है, कैसे बदलना है, किसको बदलना है, कहाँ से शुरू करना है, इसका एक प्लान बनना शुरू हो गया था ब्रेन में। और एक जो बहुत ही क्लैरिटी से मुझे समझ आ रहा था कि सेक्सुअल वायलेंस में सबसे ज़्यादा पीड़ित होती हैं ऐसी महिलाएं, ऐसी लड़कियां जो वेश्यावृत्ति के लिए सबसे ज़्यादा बिक जाती हैं। दूसरी लड़कियां, दूसरी औरतें भी सेक्सुअल वायलेंस अनुभव करती हैं। इट्स एन एबरेशन, इनके साथ हुआ या इनके साथ हुआ, सबके साथ नहीं होता है। लेकिन कुछ एक महिलाओं के साथ या बच्चियों के साथ ये लगातार एज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ देयर स्पेस होता है। तो मुझे लगा कि वहाँ से मुझे शुरू करना चाहिए, वहाँ से मैं एंट्री लेती हूँ इसे आगे बढ़ने के लिए। द मोस्ट डिफिकल्ट एरिया ऑफ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एरिया। मेरे लिए वो डिफिकल्ट नहीं लगा, मेरे माइंड में मेरे लिए लगा दैट्स माई easiest entry point. Otherwise sexual violence is such a huge space, universe. ठीक है। तो अब इसमें से स्पेसिफिक पॉइंट जो मेरा easiest entry point होगा इस कहानी में, मेरे को ये लगा, मुझे ऐसा नहीं लगा कि भैया ये डरावना स्पेस है, इस डरावने स्पेस में मुझे घुसने में तकलीफ होगी, ऐसा सब मुझे नहीं लगा। एंड दैट इज़ वाई भाई आई थिंक इन मेनी वेज माई लाइफ इज़ अ प्रोविडेंस। कई बार मुझे इसका एहसास हुआ है कि मुझे इस दुनिया में इसी के लिए लाया गया था शायद, क्योंकि इतना क्लैरिटी ऑफ पर्पस उस एज में आना शायद अनथिंकेबल, हाँ, अनइमेजिनेबल। तो फिर मैं जब उस रास्ते में जब चलना शुरू कर दिया मैंने, और उस रास्ते में मैं अपने आप को बार बार एक वायलेंस के स्पेस में डाल रही हूँ, अपने आप को मैं बार बार ऐसे कॉन्टेक्स्ट में डाल रही हूँ जहाँ पे मेरे साथ जो हुआ है वही बार बार किसी के साथ हो रहा है। तो आई एम एक्सपोजिंग माई सेल्फ टू मोर पेन, मोर वायलेंस, और उसका भी इम्पैक्ट मेरे ब्रेन में चल रहा है। मेरे माँ बाप चाहे तो यहाँ पे मुझे कह सकते थे कि डन, स्टॉप, नो मोर, आप नहीं करोगे ये सब काम, गो बैक टू अ नॉर्मल लाइफ। कुछ नहीं। They treated me normally, they behaved with me normally, and whatever they knew of me, जो ज़्यादातर पता भी नहीं था उन्हें, जितना पता था, और जो भी पता था, all these rumors, no, यहाँ वहाँ से, अरे सुनीता को वहाँ देखा या उस तरह की बातों से जो देखा, तो
उससे जो उनको पता चल रहा था, कभी उन्होंने आके मेरे से क्लैरिफाई नहीं किया कर क्या रही थी तुम वहाँ पे, उस जगह में तुम्हारा क्या काम है, उस तरह के लोगों के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है, व्हाई यू गोइंग देयर, ठीक है, कभी क्वेश्चन नहीं किया, कभी नहीं. एंड दैट इज़ वाई आई थिंक मेरी ज़िंदगी का अगर आप पूरा जो जर्नी देखेंगे भाई, यू विल सी दैट आई हैव बीन ब्लेस्ड विद द राइट पीपल एट द राइट टाइम इन द राइट वे, और इट्स गॉड्स ग्रेस दैट आई वाज एबल टू रिकग्नाइज देम कि वो मेरे राइट पीपल है, एंड आई डिडंट फाइट देम. What a way to think like this. So that was phase 1 of Sunita Krishnan and maybe beginning of creation of Prajwala, Perhaps. right? But till Prajwala came, बहुत सारी दूसरी चीजें हुई. Let us go through that. I know, I mean, yeah. बहुत सारे कहते हैं ना कि एक जंग के लिए एक प्रिपरेशन की ज़रूरत है. तो मेरा पहला प्रिपरेशन रेड लाइट एरियाज ऑफ बैंगलोर में हुआ कि ये क्या माहौल, किसके साथ मेरे को लड़ना है, क्या करना है. उसके बाद उसके साथ साथ माइंड में क्लैरिटी आया कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या एजुकेशन मुझे साथ देगा इस काम पे, एंड सो आई चोज मास्टर्स इन सोशल वर्क with psychiatry as my main specialization. And उसके बाद एक ऐसा एक स्पेस आया जहाँ मुझे लगा कि लोग जो लार्जर मूवमेंट्स करते हैं, सामाजिक मूवमेंट्स हैं, सोशल मूवमेंट्स हैं या सोशल रेवोल्यूशंस हैं, इसमें लोग करीब कैसे आते हैं, व्हाट इज़ दैट कॉमन पॉइंट दैट ब्रिंग्स पीपल टुगेदर. इतना तो समझ आ गया था कि अकेले ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, अकेले बहुत कुछ समझ पाएंगे कि लेकिन करना है तो लोगों के साथ जुड़ना है. तो लोगों के साथ जुड़ने का एक बहुत बड़ा मुहिम भी शुरू हुआ मेरा कि आई गॉट इन्वॉल्व विद पीपल्स मूवमेंट, आई गॉट इन्वॉल्व विद द विमेंस मूवमेंट. एंड इस दौरान एक मिस वर्ल्ड पेजेंट बैंगलोर में ऑर्गेनाइज हो रहा था और काफ़ी माहौल बना था इसके खिलाफ कि ABCL और गोदरेज एंड अदर्स वेयर होस्टिंग द मिस वर्ल्ड पेजेंट इन बैंगलोर. तो बहुत बड़ी संख्या में लोग, हर तरह के लोग, मतलब लेफ्ट राइट सेंटर सब इसके प्रोटेस्ट में थे. और मुझे लगा कि मुझे भी इसमें उस मूवमेंट में भाग लेना चाहिए, क्योंकि मेरी सोच ये थी कि एक इंसान के शरीर का जब ऑब्जेक्टिफिकेशन होता है, एक शरीर को मापा जाता है कि भैया 34, 32 समथिंग, ये हाइट, ये साइज, ये फिगर, एंड दैट इज द नैरेटिव ऑफ ब्यूटी. आप किसको आप सौंदर्य queen मानोगे, you are defining, you're defining or limiting the definition, you're commodifying the body. Yes, the inner of the person is not the point. Yes, you have to yes. bahar, so that commodification is the beginning of so much of sexual violence, Correct. क्योंकि इस बॉडी के सेक्स को ही आप एक एक वस्तु बना देते हो, बेचने की वस्तु. Commodity is promoted through features. Exactly. तो फिर मुझे लगा कि मुझे इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और मैंने पार्टिसिपेट किया. और शायद कहीं अगर आपके जो ऑडियंस है उन्हें मेरी किताब पढ़ने का मौका मिले तो उन्हें पता चलेगा कि क्या क्या प्रोसेसेस गए, लेकिन मैं उन सब के बीच में नहीं जाना चाहूँगी. एक्सेप्ट दैट एज अ पार्ट ऑफ द प्रोटेस्ट आई गॉट अरेस्टेड एंड आई वेंट टू द जेल. तो वो जेल का जो मेरा 20 दिन का मेरा जेल वास रहा. 20 days, yeah. For no reason. For reasons best known to the police. I was accused of being Naxalite. Was accused of being several other things. I was arrested with 13 other people, and again मैं इसे importantly इसलिए बोलती हूँ क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी का second transformative phase है. क्योंकि इस
पर्टिकुलर 20 डेज ने मुझे रिजेक्शन क्या है इसका एक्चुअल मैनिफेस्टेशन दिखाया। देखिए, जब 15 साल की उम्र में मेरे साथ जो हुआ सो कदम हुआ। करना वाज नॉट हाँ। डिफिकल्ट। 15 साल की उम्र में जब मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, किसी ने मुझे फिजिकली रिजेक्ट नहीं किया था। मानसिक रूप से शायद आपने मेरे बारे में जो भी बोला हो, ठीक है, पर किसी ने ये नहीं कहा था कि घर से निकल जाओ यार, या समाज से तुम्हें बहिष्कृत किया जाता है, या तुम अब यहाँ नहीं पहुंचोगे। इसका थोड़े शेड्स मैंने उस समय देखे थे, नहीं देखा करके मैं नहीं बोलूंगी। लेकिन जब मैं जेल गई ना, तब मैंने उसका पूरा विश्व रूप देखा। कोई एक बंदा मेरे से जेल में मिलने नहीं आया, मेरे फैमिली से, नॉट अ सिंगल पर्सन। ओके, वाज इट आउट ऑफ फियर? आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ शेम। शेम, बिग वाज शेम, ठीक है। मेरे डैडी एक 6-7 दिन के बाद आए थे मिलने के लिए, और उनके साथ भी जितना जो हुआ गलत हुआ इन टर्म्स ऑफ, पुलिस ने डैडी को एप्रीहेंड किया, डैडी को डिटेन किया पुलिस स्टेशन में कपल ऑफ आवर्स के लिए, ये जानने के लिए कि मेरा कोई नक्सल कनेक्शन है एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट। बट उस पर्टिकुलर मुकाम में मुझे 3 चीज़ों का एहसास हुआ। एक ये था कि मैं इसी तरह के कपड़े पहन के मैं गई थी, ठीक है, और जिस प्रोटेस्ट में गई थी उसमें कुछ पेंट वेंट ऐसे कुछ चीज़ों का इस्तेमाल हुआ था, तो कपड़े पे पूरे धब्बे लगे हुए थे। आई वॉज द ओनली पर्सन हु डिड नॉट हैव अ चेंज ऑफ क्लोथ्स। वाओ, ठीक है, क्योंकि कोई आके देने वाला है नहीं कपड़े। अंडर ट्रायल्स को तो यूनिफॉर्म देते नहीं है, यू नो, इट्स ओनली फॉर कन्विक्टेड फेलोज। जब आपका वो बेसिक चीज आपके हाथ में नहीं होता है, आप सोचते हैं कोई ना कोई आएगा हमको देखने के लिए ना। मुझे याद है वो जेल, इतना बड़ा सा जेल था, 400 से ज़्यादा महिलाएं थी उसमें, और बहुत बड़ा एक गेट था। हाँ, सुबह 9:30 बजे के बाद वो गेट पे टन करके गोंग लगता था, और ये पूरा जेल पिन ड्रॉप साइलेंस, एब्सोल्यूट साइलेंस। 400 के 400 सुन रहे हैं किसका नाम बुलाया जाएगा, मुलाकात का टाइम है। मैं इतने दिन आई वुड वेट, कभी वो गोंग बजे, कभी मेरा नाम भी बुलाया जाए। हम लोगों को सबको एक मतलब स्लैंग से यूज़ किया जाता था, कबन पार्क गर्ल्स, तो उस नाम के लिए कि भाई मेरा भी नाम बुलाया जाएगा, शायद मेरे लिए भी कोई आएगा। जो समाज से बहिष्कृत होने का सबसे पहला एक्सपीरियंस मेरा वो था। दूसरा चीज जो मेरे को समझ आया कि आप एक इंसान के सेल्फ रिस्पेक्ट को और डिग्निटी को कैसे ख़त्म कर सकते हो, ठीक है, वो मैंने गो थ्रू किया। सुबह you're just a number, ठीक है, 4:30-5 बजे उठा दिया जाता है, you're counted by numbers, you have no name, you have no identity। आप प्लेट लेके खड़े हो खाने के लिए, ठीक है, and you are only one number in that place। But that's how उसी तरीके से दुनिया उस चीज को चलाती है, ठीक है। तो जब आप वैसे चलाते हो, एक इंसान का जो बेसिक डिग्निटी होता है वो कैसे क्रश होता है। तीसरा जो मुझे समझ आया, आगे की ज़िंदगी में मैंने अगर इन बच्चियों को, इन लड़कियों को इस तरह के माहौल से छुटकारा करना है, वेश्यावृत्ति जैसे माहौल से छुटकारा करना है, शायद मुझे भी एक जगह बनाना पड़ेगा उन्हें लाने के लिए, ठीक है। जो मुझे नहीं करना चाहिए था, जो मुझे कभी करना नहीं चाहिए, और दैट विल बी माई डोंट्स, मैंने अपने पूरे डोंट्स वो 20 डेज में सीखा। तो जब मैंने पहला शेल्टर 24 साल की उम्र में शुरू किया, आई एग्जैक्टली न्यू व्हाट आई शुड नॉट बी डूइंग।
you know. Wow. Even if I didn't know what I should be doing, I knew exactly what I should not be doing. Because That's वो interesting. 20 दिनों ने मुझे सब कुछ सिखा दिया था कि भैया ये नहीं करना चाहिए। आपको अगर किसी को किसी माहौल से दूर करना है तो वो किस तरह की ट्रॉमा से गुजर रहे हैं उसे समझना है, और वहाँ उन्हें वो एहसास दिलाना है कि गौरव का मतलब क्या होता है। आप अपने आप को, आपके आत्मविश्वास को कैसे आप संजोते हो, अपने अंदर से बाहर लाते हो, उस तरह का माहौल कैसा होना चाहिए, और वो उस तरह के माहौल में लाने के लिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सब मैंने। लेकिन सोसाइटी, हम तो आज भी एक्सेप्ट नहीं करते, हम आज भी तैयार नहीं है ऐसी चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए। मैं दिखावे में कह सकता हूँ कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मैं तो शायद तैयार नहीं हूँ इस चीज़ के लिए। कैसे आपने सपोर्ट इकट्ठा किया? आई थिंक ये विडंबना है कि बहुत सारे लोगों में वो मानसिकता अभी भी है। एग्जैक्टली। लेकिन ये भी मानना ज़रूरी है कि बहुतों में नहीं है। ये भी सच है। आपको ढूंढना पड़ेगा, यू नो। सब आपको प्लेटर में तो हाथ में मिलना नहीं है, ठीक है। अच्छे लोगों की तादाद दुनिया में कम नहीं है। अच्छी मानसिकता रखने वाले लोगों की तादाद भी कम नहीं है। और बहुत सारे लोग की मानसिकता सही है, लेकिन उन्हें सही इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं है, उन्हें सही तरह से विषय के बारे में ज्ञान नहीं है। उसकी वजह से भी तो कोशिश ये करनी है कि हमें अपनी बातों को मैक्सिमम लोगों के पास पहुंचानी है। 100 में से कोई एक तो निकल जाता है। अगर प्रज्वला जो संस्था मैंने स्थापित की आज 30 साल के बाद भी दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है, तो उसका मतलब ये है कि हजारों या लाखों की तादाद में सही मानसिकता वाले लोग जुड़े हैं। बिल्कुल है। Because the credit of what Prajwala is today is not Sunita Krishnan. It is the extraordinary human beings, you know, across the world who believe in this cause. तो ऐसे नहीं कि सब ऐसे हैं, आपको ढूंढना पड़ेगा भाई। मतलब it is like if it's your mission to change things, then it is also your mission to find your allies. और allies हैं, दुनिया में allies हैं। उन्हें आपको you have to with a candle search, और मिल जाते हैं, और बहुत मिले हैं। मुझे अभी भी याद है बहुत साल पहले, जब 96 में मैंने शुरू किया था प्रज्वला को, और 97 के करीब एक दूरदर्शन का एक प्रोग्राम हुआ करता था, पहली किरण या सम किरण, उसका नाम, वो प्रोग्राम का नाम कुछ किरण ही था। तो मेरे बारे में भी उसमें एक एपिसोड किया गया, और मुझे याद है उसके बाद तुरंत बाद एक साइकिल रिक्शा वाले ने मुझे लखनऊ से लेटर लिखा था, यू नो, साइकिल रिक्शा वाले ने, और उन्होंने मनी ऑर्डर से मुझे 11 रुपये भेजा था। वाह। और उस मनी ऑर्डर में लिखा था कि मैं आपके साथ हूँ। आप भाई ये सोचिए, दिस इज अ स्टोरी आई एम टेलिंग यू फ्रॉम 29 ईयर्स बैक। वो बंदा आज तक मुझे 11 रुपये देता है हर दिन। इससे बड़ा आप क्या सोचोगे? तो मानसिकता इज नॉट अ प्रिविलेज ऑफ द सो कॉल्ड वाइज सोल्स। विजडम बहुतों में हो सकती है, और बहुत ही आम इंसानों में हो सकती है। ज़्यादातर आम इंसानों में होती है। जितना आप सो कॉल्ड लिटरेसी में ऊपर जाते हो, शायद दुराहंकार भी आ जाता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ या जानती हूँ, और इसीलिए किसी और को सुनने की क्षमता भी कम हो जाती है। लेकिन वो एक सिंपल सा एक साइकिल रिक्शा वाले ने 29 इज राइट वर्ड, 29 साल से मेरा साथ दिया है, ठीक है। और वो साथ, उसकी मानसिकता ने मुझे जितना स्ट्रांग बनाया है, क्योंकि कहीं मैं जानती हूँ एक बंदा मेरे पे विश्वास करता है,
एक बंदा मेरी सोच पे विश्वास करता है, मेरी समझ पे विश्वास करता है, मेरे तरीके पे विश्वास करता है और मानता है कि दिस इज द वे इट शुड बी डन, यू नो। कुछ दिनों पहले जब अपने मिले थे, एंड आई रिमेम्बर यू सेइंग कि जब मैं किसी एक को लेके निकलती हूँ तो पीछे 300 पेयर ऑफ आंखें, 300 आंखें और देख रही होती है। टेक अस थ्रू दैट। मेरे लिए कई बार जब मैं लोगों से मिलती हूँ, बातें करती हूँ, तो कई लोग हमारे जो बहुत ही तुच्छ नंबर्स हैं, यू नो। प्रज्वला ने अभी तक 32,000 बच्चों को, लड़कियों को, औरतों को वेश्यावृत्ति से मुक्त किया। एंड यू कॉल इट स्मॉल? I would call it tuch, not even small, minuscule, tip of the iceberg. Wow. जब लोग मुझे उसमें हीरो बनाने की कोशिश करते हैं तो मुझे बड़ा ढोखलापन दिखता है मेरे अंदर, उस हीरोपन को एक्सेप्ट करने में भी, क्योंकि मैं वो इंसान हूँ जो गई हूँ इन सब जगहों पे और मुझे पता है वहाँ पे कितने लोग हैं और उसमें से मैंने कितने कम लोगों को बाहर निकाला है वो भी मुझे पता है, यू नो। मैं अभी भी ये कहानी याद रखती हूँ। बुधवार पेट में, पूना के बुधवार पेट में मुझे एक रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जाना पड़ा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही रिलायबल इन्फॉर्मेशन था हाथ में कि कौन से कोठे में कहाँ बच्ची ये है, दूसरा स्टेट है, तो हमारी भी अपनी लिमिटेशंस बन जाती हैं कि हम जाके सबको पकड़ के नहीं ला सकते हैं। जिसके नाम पे वारंट है या जिसका मिसिंग कंप्लेंट है उसी को हम बाहर खींच के ला सकते हैं। और मुझे याद है इस बच्ची को बाहर हम लोग निकाले और हम लोग आगे गाड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं और सडन से मेरे को पता नहीं क्यों लगा मैंने पीछे मुड़ के देखा, मतलब आई शुडंट हैव डन इट, आई डिड इट। एंड वहाँ उन कोठों में से करीबन 300 से ज़्यादा आंखें मुझे देख रही हैं जिन्हें मैं छोड़ के आगे बढ़ रही हूँ। वो आंखें मुझे आज भी हॉन्ट करती हैं। अगर मैंने ये पीछे देखा नहीं होता तो शायद आपके 32,000 में मैं अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा हीरो मान जाऊँ, ठीक है। लेकिन बहुत कम काम हुआ है और बहुत ज़्यादा करना है, क्योंकि जितने लोग इस एक्सप्लॉयटेशन और इस तरह के शोषण में गिरफ्त हैं, ट्रैप्ड हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। यस और इसी में हमारे सिस्टम्स भी हैं, पॉलिसीज़ भी हैं, कल्चर भी है, राइट। आपको कहाँ पे ऐसा लगा कि सिस्टम आपको सपोर्ट कर रहा है? ये आप, एंड आई नो आई मीन लॉट ऑफ थिंग्स कि सिस्टम्स को चेंज किया, ऐसे कानून बने या ऐसे कानूनों में अभी भी गैप्स हैं और आपने उन पे बहुत काम किया। व्हाट इज़ the constitutional structure to support you on this? The Constitution Article 21 very clearly says कि किसी भी इंसान की बिक्री शोषण के लिए is not acceptable. ये हमारे कानून में हमारा constitutional base है। Correct. तो there is a constitutional backup for what I do कि this is not accepted. उस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ अलग अलग लॉज आए, शायद उतने कॉम्प्रिहेंसिव लॉज नहीं है लेकिन आए, 1956 से आए हैं, ठीक है। स्पेशली जब हम सेक्स ट्रैफिकिंग और वेश्यावृत्ति में जो लड़कियां मानव दुर्व्यापार जिसे हम कहते हैं उसमें बिक जाती हैं। एक समझना ज़रूरी है कि सिस्टम में जो लोग हैं वो हमारे मिरर हैं। हम जिस मानसिकता के साथ हम जीते हैं, हमारे जैसे लोग ही वहाँ पे जाके बैठते हैं। ऐसा नहीं है कि ये पुलिस वाला है या जज है वो कोई और ग्रह से आ रहा हो और हम कोई और ग्रह से हैं। तो हमारे अंदर का ढोखलापन है या हमारे अंदर की मानसिकता है या हमारी सोच है, हमारा परसेप्शन है, हमारा एटीट्यूड है, हमारा प्रेजुडिस है, जो भी है वो ही वहाँ सिस्टम में भी है।
तो सिस्टम एक मोनोलिथिक स्पेस नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो उसी मानसिकता के साथ जी रहे हैं जो समाज में व्याप्त है, लेकिन उनमें भी रेज ऑफ होप है बीच में। टू क्लब एवरीबडी एंड से दिस इज सिस्टम नहीं होता है, बिकॉज सिस्टम इज मेड ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है? यस, बट आई थिंक व्हाट 17 बार आपकी लाइफ पे अटेम्प्ट हुआ है, राइट? जी। है ना? We are talking of system as a protection and still this happens. I would say I'm glad it happened. क्योंकि देखिए ना भाई, अगर आप एक काम कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, चलिए आपका पॉडकास्ट ही ले लेते हैं, आपको कैसे पता चलेगा आपका पॉडकास्ट बहुत अच्छा कर रहा है? इट विल बी इन द नंबर ऑफ व्यूज, राइट? कितने लोगों ने देखा, कितना समझा, कितनी फीडबैक आए। आपने भी कुछ इंडिकेटर्स तो अपने लिए दिए होंगे कि भैया मेरा पॉडकास्ट अच्छा चल रहा है, यू नो, एंड आई शैल कंटिन्यू। करेक्ट। तो मेरे काम के लिए भी मुझे पता चलना ना कि कुछ ना कुछ इंडिकेटर्स होने चाहिए। अब मैं एक माफिया के साथ ये ना डील कर रही हूँ, मैं एक संगठित गिरोह में चलने वाले एक अपराध के खिलाफ मैं काम कर रही हूँ, तो आप क्या सोचते हैं कि वो आके मेरे गले में माला डालेंगे? तो मेरा भी इंडिकेटर है भाई। मैंने अगर उनकी पिटाई की है तो वो क्यों ना मेरी पिटाई करें? जब वो पिटाई करेंगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि मेरा वार सही लगा है। अगर मैं उन पे वार किए जा रही हूँ और वो मेरे को एक भी वार वापस करेंगे नहीं, तो मुझे पता कैसे लगेगा कि मैंने जो मारा है सही जगह पर पहुंचा है? आपको डर नहीं लगता? डर नहीं लगता कहना गलत होगा, पर डर डज नॉट कंज्यूम मी। You know, courage is not the absence of fear. It's acceptance of fear. It is that fear doesn't consume you. वो जो डर है मेरे पैरों पे बंदिश नहीं लगा रहा है या मुझे आगे बढ़ने से रोक रहा नहीं है। मैं उस फियर में इतनी डूब नहीं जा रही हूँ कि वो मेरे लिए एक रास्ते का रोड़ा बन रहा है। नहीं, फियर मेरे को बेटर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करने की प्रेरणा दे रहा है, यू नो। क्योंकि हम जितना डरते हैं हम उतना सोचते हैं कि भैया प्लान ही क्या होना चाहिए, प्लान भी क्या होना चाहिए, इसको कैसे यहाँ से किया जाए, बिकॉज फियर गिव्स यू पर्सपेक्टिव। क्योंकि फिर आप सोचना शुरू करते हो कि किस चीज़ से डर रहे हो आप, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ फियर, क्या हो सकता है। ठीक है, तो फिर उसको मिनिमाइज करने का जो स्ट्रेटजीज हैं, ठीक है, उसके बारे में सोचते हो। और ये तभी मुमकिन है जब आप फियर को यू नॉट अलाउ इट टू ईट यू अप। वेरी इजी टू से, इट्स इजी टू प्रैक्टिस, आई वुड से, यू नो। मोमेंट यू एक्सेप्ट इट, यू नो, मोमेंट यू एक्सेप्ट इट, मोमेंट यू एक्नॉलेज इट कि हाँ भाई डर लगना है, ठीक है, पर आगे बढ़ना है। ठीक है, आप डर को एक्सेप्ट करो ना। डर को क्यों नेगेटिव थॉट जैसा दे रहे हो? डर एक पॉजिटिव फीलिंग हो सकता है, जैसे मेरा गुस्सा एक पॉजिटिव फीलिंग है। ठीक है, मैंने अपने गुस्से को इस तरह से चैनलाइज किया, मैंने अपने गुस्से को अपने आप को खाने नहीं दिया, मेरे अंदर बिटरनेस बनने नहीं दिया, मेरे अंदर एक हेट्रेड बनने नहीं दी, एक विंजेंस का फीलिंग बनने नहीं दिया। मैंने उसे मैंने उसे चैनलाइज किया। उसी तरह आप अपने फियर को चैनलाइज करो भाई। ठीक है, पहले तो उसको अपनाओ कि भैया हो सकता है भाई, हाथ पैर थर कंपाएंगे, 100% क्यों नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन फिर किस लिए कांप रहे हैं हाथ पैर? ठीक है, ये तो खुद के लिए है कि हमने अपने को समझा लिया। आप अकेले थे, 15 साल में आपने अकेले से शुरू किया, आज 53 में आए। जब इतना बड़ा संगठन चला तो मैं क्या सोचती हूँ और मैं कैसे करती हूँ, इससे बदल के मैं लोगों को कैसे जोड़ूं, कैसे मोटिवेट करूं, कैसे चीज़ों को स्ट्रक्चर करूं और कैसे फंड्स भी लाऊं का कॉम्बिनेशन हो जाता है। एंड इट्स अ डिफरेंट, ये रोल बदल जाता है। यू आर नॉट अ सिंगल वॉरियर एनी मोर, यू आर नाउ द जनरल ऑफ एन आर्मी। ये चेंज, ये डेफिनेटली एक चैलेंज है, क्योंकि आपके अंदर एक जुनून सवार है, उस जुनून को ट्रांसफर कैसे करें किसी और में।
डेफिनेटली वो एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हमारे अंदर का जुनून किसी और के अंदर कैसे हम ट्रांसफ़र करें, और क्या हमारे अंदर जिस तरह की जुनून के साथ जो एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है या एक डायमेंशंस ऑफ चेंज है, जो थियोरी ऑफ चेंज के साथ आता है, क्या वो सब किसी और में मिलेगा, ये एक डेफिनेटली एक चैलेंज है। और मैं कहती हूँ कि मुझे ट्रायल एंड एरर से मेरा शुरू हुआ। मेरा सबसे पहला साथी जो मेरे साथ जुड़ा एक फॉर्मर पिम्प था, अकबर। वाओ। हाँ। और उसके अंदर हमने क्या भरा क्या नहीं भरा, ये तो मुझे अभी तक समझ नहीं आया, लेकिन डेफिनेटली उसने मुझे बहुत दिन गौर फरमा के देखा था। उसने मुझे ऑब्ज़र्व किया था कि मैं क्या कर रही हूँ और किस तरह से कर रही हूँ, और कहीं उसे लगा था कि भाई मेरे साथ जुड़ना उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट ये था। एंड मैं कहूँगी कि अकबर मेरा एक साथी ही नहीं, मेरा एक कॉन्शियस कीपर भी था, क्योंकि वो अंदर की दुनिया को अच्छे से जानता था और अंदर की दुनिया की मानसिकता को अंदर से अच्छे से जानता था। तो मेरा एक गाइड भी बना वो, कि भाई ये ऐसे सोचते हैं, ये ऐसे करते हैं, ये यहाँ से। एंड शायद उसके साथ काम करने का जो मेरा सौभाग्य था, ये था कि बहुत सारे चीज़ें मुझे अकेले करने का जो क्या बोलते हैं, एक कॉन्फिडेंस मिला, शायद उसकी वजह से मिला, क्योंकि ही वॉज माई फर्स्ट टीम मेंबर। तो जाहिर सी बात थी कि इस टीम मेंबर के साथ बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड लेयर्स हैं कि हम इसको साथ लगा के एक पुलिस के साथ काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो तो दलाल है। हाँ, ये फॉर्मर दलाल है, ठीक है, और दलाल था, ठीक है, पर दलाल था बोल के उसके माथे से वो ब्रांड गया नहीं है। तो अगर मैं पुलिस के साथ थोड़ा भी जुड़ूंगी तो यहाँ पे मेरे को सस्पिशन का ये आ जाएगा। तो जितने मैंने रेस्क्यू पहले किए, बहुत नेली 2-3 साल तक अकेले किए। अकेले किए आपने? हाँ, वन मैन शो, मतलब वन मैन शो नहीं कहूँगी, वो भी झूठ रहेगा। अकबर, जाफर जैसे बहुत सारे मेरे साथी थे मेरे साथ, लेकिन आई वॉज द फेस ऑफ द रेस्क्यू। अकेले जाती थी मैं अंदर ब्रॉथल के अंदर, ये लोग मुझे बैकअप देते थे। तो एक अंदर का टोटल सिनारियो समझने में उस लड़ाई का एक बहुत ही क्या बोलते हैं ना, बेसिक क्रूड फॉर्म देखने का मुझे सौभाग्य उस समय प्राप्त हुआ। उस सौभाग्य के साथ बहुत सारी दूसरी चीज़ें जुड़ गए। वहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये समझ आ गया कि ये पीछे हटने वाली है नहीं है औरत। मुझे अभी भी याद है पहली बार जब मुझे मार पड़ा था, मेरा नाक तोड़ा गया था, मेरा कान तोड़ा गया था, एंड ब्लड वॉज कमिंग आउट फ्रॉम माई नोज एंड माई ईयर्स एंड एवरीथिंग। मुझे उस समय ऐसा लगा कि मुझे भारत रत्न मिला है, कि वाह सही काम किया बॉस, तो एंड मुझे ये भी याद है कि मैंने उस दिन मैं डॉक्टर के पास भी नहीं गई। मैंने कहा कि नहीं जाना है, क्योंकि दिखना चाहिए मुझे कि अच्छा, सही you wanted to experience it? Not only experience it, I want to tell them कि भाई मैं डरी नहीं हूँ बॉस। डर के कहीं दुबक के मैंने जाके अपने आप को हाइड नहीं करना है। मैं यहीं सामने हूँ, देखो किया है, मैं यहीं पे सामने खड़ी हूँ, और करो, दिखाओ मुझे। तो इससे एक जो बोलते हैं ना, एक अजीब तरह का जो एक एनर्जी बाहर निकलता है कि बिंदास कैंडिडेट है और कुछ भी करेगी, शी विल गो। तो बहुत दुनिया में मैं तो एक्सेप्शन नहीं हूँ भाई, मैं कि भाई आई एम नॉट द ओनली एक्सेप्शनल ह्यूमन बीइंग हैविंग दिस ट्रेट। बहुत सारे मेरे से पहले भी आ चुके हैं और मेरे बाद में आएंगे इस तरह से। तो वो एनर्जी जो है हमारी अपनी एनर्जी है, यूनिवर्स में ऐसे चली जाती है, अट्रैक्टिंग सिमिलर एनर्जीज, ठीक है। धीरे धीरे लोग जुड़ते गए। अब ये नहीं कहूँगी कि सब मेरी तरह पूरे पर्पस ड्रिवन, ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे करके बहुत सारे लोग तो नहीं आए, लेकिन डेफिनेटली
इस तरह से आए कि भैया ये कर जो कर रही है ना सही कर रही है, जो भी कर रही है हमें इसका साथ देना है। इस फेज में जब आप बिल्ड कर रहे थे, रेस्क्यूज कर रहे थे और अपने साथ साथ अपनी टीम बिल्ड कर रहे थे, ऐसा कोई इंसिडेंस जो आपको लगा हो कि अगेन ये ट्रांसफॉर्मेटिव था, या इसने या तो मुझे एज अ चैलेंज कुछ सिखा दिया या एज अ सपोर्ट मेरे को एकदम से मेरा गियर चेंज हो गया? बहुत बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, लेकिन एक इंसिडेंट शायद बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा मेरे लिए, क्योंकि जो अकेले जो एक मुहिम शुरू किया और थोड़े थोड़े करके कारवां बनता गया, लेकिन फिर भी वो अकेला था। और उस अकेलेपन में एक क्या बोलते हैं, एक ट्रस्ट डेफिसिट भी था कि मैं किसी पे विश्वास नहीं करती हूँ, मैं सिस्टम पे विश्वास नहीं करूँगी, मैं पुलिस पे विश्वास नहीं करूँगी, मैं स्टेट पे विश्वास नहीं करूँगी। ये भी एक बहुत सॉलिड फीलिंग था। करेंगे अकेले करेंगे, मरेंगे अकेले करेंगे हम भाई, यू नो वी आर ऑन आवर ओन, या नॉट ओनली ऑन आवर ओन, वी आर ऑल इन ऑल। मतलब ओ वाओ, हम है भाई, कर सकते हैं सब कुछ। वो एक तरह का जो एक अजीब तरह का एरोगेंस आ जाता है ना कि भाई आई कैन डू इट एंड नोबडी कैन टच मी। शायद ये काफ़ी दिनों तक चला, करीब 1-2 साल चला। और मुझे याद है कि इस रास्ते में एक और अकबर भी, हु इज़ ऑल्सो अनदर फॉर्मर दलाल, ऑल्सो जॉइन मी, एंड हम लोग सब साथ करते थे। और मैं तो मार खाती ही थी, मेरे को मार खाने में कोई ये नहीं था, लेकिन किसी ने मुझे इस तरह से मारा नहीं कि मुझे मार डाल दिया जाए। मुझे इतना ही मारा कि मुझे डरा दिया जाए, ठीक है, और मैं डर रही नहीं थी। तो एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जहाँ पे दूसरे वाले अकबर जो थे, उनका मेरे आंखों के सामने मर्डर हुआ। एंड शायद मेरे लिए वो एक बहुत ही भयानक इंसिडेंट था, क्योंकि पहली बार मुझे एहसास हुआ कि अगर ये चलता गया, मुझे मार रहे हैं अलग चीज़, मेरे साथियों को मारना शुरू करेंगे तो कोई मेरे साथ जुड़ेगा नहीं। दैट वॉज द फर्स्ट थॉट। अकबर की वाइफ आके उसने मेरे को थप्पड़ मारा था, तुम तो बस बच गए हो, मेरा पति मर गया। दैट वॉज माई सेकेंड थॉट कि मैं जिस टीम को मैं नर्चर कर रही हूँ, आई एम ऑल्सो आंसरेबल टू देयर फैमिलीज, आई एम आंसरेबल टू देयर नियर एंड डियर वंस। कुछ भरोसे के साथ मेरे पास भेज रहे हैं। मैं ये इस तरह से जो भी मैंने रास्ता चुना है, इसी तरह से मैं आगे चलती जाऊंगी तो मैं अकेली हो जाऊंगी, और अकेले में कुछ नहीं कर सकती हूँ। ये तो मेरे लिए बहुत ही क्लियर आंसर था। मतलब आई वॉज वेरी वेरी क्लियर कि मेरा एनर्जी है, मेरा पैशन है, मेरा वो है, ये है, सब कुछ है, लेकिन मैं अकेले कुछ नहीं, यू नो, आई विल नॉट बी एबल टू अचीव एनीथिंग अलोन। तो सब ऐसे चले जाएंगे डर के मार के, क्योंकि मार डाल रहे हैं। एंड दैट इज, आई थिंक, माई थर्ड ट्रांसफॉर्मेटिव phase where I kind of first time understood the importance of partnership, importance of working with the system. Yes. So तब तक जो था ऐसा था कि भाई लगता था कि सब पुलिस वाले चोर हैं, क्योंकि हम लोग ब्रॉथल्स में देखते थे कि भैया ये हफ्ता ले रहे हैं, इनका अपना कमीशन। हाँ, तो हमारी भी परसेप्शन ये थी कि भैया ये लोग खा रहे हैं इसमें, इसीलिए ये सब चल रहा है। जब अंदर घुसने का मौका मिला तब समझ आया कि ऐसा नहीं है। देयर आर गुड पीपल एंड देयर आर डेफिनेटली अ स्मॉल नंबर विच आर करप्ट। ऐसा नहीं है कि करप्शन नहीं है, एक है छोटा सा नंबर, पर इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं जो फेंस सिटर्स हैं, ना यहाँ ना वहाँ। तो अच्छे लोगों के थ्रू अंदर घुसो और ये फेंस सिटर्स को कन्वर्ट करो, ठीक है। तो उस जर्नी में मुझे आई मेट सच एक्स्ट्रॉर्डिनरी पुलिस ऑफिसर्स लाइक मिस्टर महेश मुरलीधर भागवत, एन IPS ऑफिसर राइट नाउ इन तेलंगाना। ऐसे जिनका पैशन इस तरह की चीज़ों को चेंज करना है, उस सिस्टम से भी हट के go out of the way, they will find ways to
hit it. Meaning they are NGOs in officers uniform. इस तरह के लोगों से मुलाकात करने का मौका मिला और उनके थ्रू एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ ऑफिसर्स के साथ काम करने का मौका मिला। आज मैंने लगभग 2-2.5 लाख से ज़्यादा पुलिस ऑफिसर्स को मैंने ट्रेन किया है। एंड इनके हर ट्रेनिंग के बाद हमारे और 10-12 चैम्पियंस बाहर आते हैं। What do you do in this training? तो इस ट्रेनिंग में मानव दुर्व्यापार यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग कैसे होता है, इसका मोडस ऑपरेंडी क्या है, एक अपराधी है या ट्रैफिकर है उसके कंप्लीट स्ट्रेटजीज क्या हैं, ठीक है, और उसके अलावा विक्टिम्स के साथ इस जर्नी में क्या होता है, उसका इम्पैक्ट एक विक्टिम की लाइफ में क्या होता है और क्यों हमें विक्टिम के हद तक अपनी मानसिकता बदलनी चाहिए। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो हमारा इनपुट रहता है कि आज की तारीख में जो कानून है उसे आप कैसे अप्लाई करें क्योंकि बहुत सारे कानून हैं, फिर जानता नहीं है कि इस कानून को कैसे अप्लाई किया जाए, उसकी ट्रेनिंग कम है। तो उस कानून के एप्लीकेशन की ट्रेनिंग जब हम देना शुरू करते हैं तो एक मुद्दा समझ आ जाता है, दूसरा सेंसिटिविटी आ जाती है कि भाई विक्टिम ये सब अनुभव कर रही हैं, और तीसरा एक क्लैरिटी के साथ उन्हें स्किल मिलता है कि भैया हमने ये करना है, इस तरह से करना है क्योंकि हमारे हाथ में दिस इज द टूल दैट वी हैव, दिस इज द लॉ दैट वी हैव। यू वर आस्किंग मी अबाउट फंडिंग। यस। तो एक ज़माने में जो मेरे पास था, जो भी था, सब कुछ बिका संस्था के लिए। फंड रेजिंग शायद मेरा सबसे अजीब तरह का मेरा चैलेंज था, क्योंकि अपने खुद के फंड से मैंने जब डालना शुरू किया, खुद का फंड तो इतना ही है जितना है गया। फिर शुरुआत हुई लोगों से जाके मांगने का जो ये है, एंड दैट वाज in many ways so humiliating, जहाँ पे आपको आपकी इंटीग्रिटी को, आपकी क्रेडिबिलिटी को, आपके सब को क्वेश्चन किया जाता है। मुझे अभी भी याद है, एक बहुत बड़े कंपनी वाले के पास मैं गई थी और वो काफ़ी एक्साइटेड हो गया था मिलने के लिए कि भैया क्या कर रहे हो, अच्छा ऐसा कर रहे हो, कैसे होता है, लड़कियों के साथ क्या होता है, बच्चों के साथ क्या होता है। उसने शायद 2 घंटे तक मेरे साथ डिस्कशन की, और 2 घंटे के डिस्कशन के बाद तो आप समझते हो कि आपको लगता है कि भाई बहुत कुछ शायद अब देने वाला है, एंड यू फील 2 hours ऑफ योर टाइम इन्वेस्टेड वॉज राइट इन्वेस्टमेंट ऑफ योर टाइम। एंड उसके बाद वो अपना निकालता है वॉलेट और ऐसे ऐसे देखता है, वॉलेट पूरा पैसे से भरा हुआ है, ढूंढ के 50 रुपये निकालता है, सेज द कंपनी इज नॉट डूइंग वेरी वेल राइट नाउ। वाओ। ठीक है, और आप ये लें, ठीक है। इस तरह के बेइज्जती और जिल्लतें लेने की ज़रूरत पड़ी। मुझे याद है कि हमें एक ऐसा भी मुकाम आया जहाँ पे एक संस्था थी चेन्नई में जो एक ब्लाइंड ऑर्केस्ट्रा चलाती है, तो हमने उनके साथ टाइप किया। मैंने कहा कि आप आ जाइए हैदराबाद, एंड हम लोग स्कूल जाके ये करेंगे, हम लोग स्कूल में जाके बच्चों को बताएंगे इस समस्या के बारे में, उन्हें बोलेंगे कि भैया पैसा रेज़ करो, और आप पैसा रेज़ करने के बाद एक दिन हम लोग ऑर्केस्ट्रा डाल के उनके कंट्रीब्यूशन को हम अप्रिशिएट करेंगे। तो मुझे याद है कि एक बहुत बड़े, बहुत ही नामी कॉलेज में जो हैदराबाद में है, काफ़ी रईसों के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर, मतलब रईस ही पढ़ते हैं वहाँ पे और कोई नहीं पढ़ता है। उनके कॉलेज में उनके प्रिंसिपल से भी बातचीत हुई और उन्होंने हाँ कहा, और सब कुछ हुआ, और ऑर्केस्ट्रा भी हुआ। उसके बाद मैं गई, उसलिए महिला के बारे में सिस्टर थी, तो मैंने कहा कि सिस्टर जी अब पैसे दीजिए आपने जो रेस किए हैं।
बोलती है नहीं, हमारे पास कुछ है नहीं। अरे हाँ, हम अपने लड़कियों को नहीं भेज सकते हैं इस तरह के फंड रेजिंग में। तो जब मैंने आके आपको बताया था, पूरी कहानी बताई थी, और ये है फंड रेजिंग का मॉडल, ये तरीका है, तब आपको याद नहीं आया ये सब। हाँ। तो पहले पहले जितना फंड रेजिंग में जो जिल्लतों का मुझे एहसास हुआ, मेड मी थिंक एंड अंडरस्टैंड कि जब तक एक ऐसा मुकाम नहीं आएगा जहाँ पे मेरा काम मेरे लिए बात करेगा, मैं बात ना करूं, मेरा काम मेरे बारे में बात करना है अपने आप, द वर्क शुड स्पीक फॉर इटसेल्फ, तब तक ये फंड रेजिंग का जो ह्यूमिलिएटिव जो सिचुएशन है वो चलता जाएगा। और इसीलिए शायद मेरे काम शुरू करके करीबन 10 साल तक आई डिड नॉट इवन एक्सेप्ट एन अवार्ड, जबकि काफ़ी सारे लोग अवार्ड देने के लिए सामने आए थे। आई वुडंट एक्सेप्ट। आई सेड मेरा एक ही था कि जिस दिन मेरा काम डेमॉन्स्ट्रेट करेगा कि ये सही में इम्पैक्टफुल है, सही में ज़िंदगियों को बदल रहा है, तब ऑटोमेटिकली मेरे को सपोर्ट मिलना शुरू होगा। बट ऑन द कॉन्ट्ररी जनरल बिलीफ इज कि अवार्ड मिल रहे हैं मतलब रिकग्निशन मिल रहा है, मतलब और नाम हो रहा है। मुझे बहुत वो एक मेरे लिए मैं कहूँगी कि धर्म संकट का विषय था। हाँ, क्योंकि मेरे लिए था कि मैं जो काम मैं देख रही हूँ, मेरे को तो कोई इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है। शायद आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत बड़ी हीरो हूँ, पर मुझे तो मैं ज़ीरो दिखाई दे रही हूँ। जिस दिन मुझे दिखाई देगा कि मैं ज़ीरो नहीं हूँ, ठीक है, उस दिन मैं अपने आप को काबिल समझूंगी कि मुझे अवार्ड मिलना चाहिए। उसके लिए मुझे 10 साल लगे, है ना। और वो 10 साल 96 to 2006 इस काम को ग्राउंड में जितना क्लैरिटी से दिखा पाऊँ कि रिहैबिलिटेशन इज नॉट अ मिथ, रिमूविंग अ पर्सन फ्रॉम एन एक्सप्लॉइटेटिव सिचुएशन इज नॉट अ मिथ, ये सही में किया जा सकता है और बाकायदा 100% रिजल्ट्स मिल सकता है, ठीक है, अगर आप सही तरह से कोशिश करो। तो जब रिजल्ट्स दिखने लगे, धीरे धीरे फंड्स आने शुरू हुए। द फंड्स वाज फॉर द वर्क डन, नॉट फॉर द स्पीचेस आई गेव। वाह, फैंटास्टिक। मुझे लगता है कि वो सबसे ज़्यादा सस्टेनेबल स्पेस है, क्योंकि अगर मेरे स्पीचेस से अगर मेरे को फंड मिलता था, शायद वो सस्टेनेबल नहीं रहता था, क्योंकि कभी ना कभी मेरे स्पीचेस ख़त्म होने हैं, है ना। मिलना है तो इसलिए मिलना है कि मैंने और मेरी टीम ने उस ज़िंदगी को बदला है, और वो बदलाव आपको भी दिख रहा है, मुझे ही नहीं दिख रहा है। इट इज़ नॉट समथिंग विच सब्जेक्टिव टू मी कि भाई सुनीता को बस दिख रहा है कि इसने चेंज कर दिया, नहीं, पूरी दुनिया को दिखना है, ठीक है। एंड आई थिंक फंड रेजिंग का जो मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि फंड रेजिंग शुड बी बेस्ड ऑन सॉलिड डेमॉन्स्ट्रेटेड आउटकम्स, नॉट ऑन रिटॉरिक्स, है ना, कि भैया हम अच्छी बातें करते हैं, उससे नहीं होगा। जैसा आपने बताया कि 2 घंटे तक बातें करी और एंड रिजल्ट कुछ निकला नहीं। प्रोसेस ऑफ रिहैबिलिटेशन, इतने सारे लोगों को रेस्क्यू करना, हाउ डू यू रिहैबिलिटेट देम? रिहैबिलिटेशन एक लफ्ज नहीं है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल प्रोसेसेस। यस, तो उसे एक वर्ड में डाल के उसे बंद ना करें, उसे ट्रैप ना करें। आई एग्री, इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्रोसेस जो है, क्योंकि रिहैबिलिटेशन मीन्स हीलिंग ऑफ द माइंड, you know, the recovery of yourself, acceptance, gaining an identity for yourself and in the civic environment you're in. तो एक आधार कार्ड भी रिहैबिलिटेशन है, करेक्ट, क्योंकि वो आपको इस समाज में एक वजूद देता है, ठीक है। एक बैंक अकाउंट भी रिहैबिलिटेशन का एक प्रोसेस का एक भाग है, आइडेंटिटी आती है। आपके आइडेंटिटी को असर्ट ही नहीं, आपको फाइनेंशियल इंक्लूजन में
ज्वाइन करता है, Correct. ठीक है। आपका नाम, आपकी आइडेंटिटी, आपका इंक्लूजन गवर्नमेंट प्रोग्राम, स्कीम्स, हर चीज़ में, ऑल ऑफ दिट contributes to rehabilitation. तो एक तरफ साइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन है, करेक्ट, जो माइंड और बॉडी के मेल को लाता है, दूसरी तरफ है सिविक रिहैबिलिटेशन, और तीसरी तरफ है इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल रिहैबिलिटेशन, कि आप किस तरह की लाइफ स्किल से इक्विप होते हो। क्योंकि जब आप एक वेश्यावृत्ति जैसे एक जाल में फंस जाते हो, वहाँ पे सिस्टमैटिकली सेट बाय सेट आपको आपके वजूद को ख़त्म किया जाता है। यू लूज़ योर नेम, यू लूज़ योर बॉडी, यू लूज़ योर आइडेंटिटी, you lose your capacity to believe in yourself, you lose any idea of skills in you, you'll develop what is called as a learned helplessness. You think कि भैया मेरे से हो ही नहीं सकता और कोई काम, बस मेरे शरीर में कुछ orifices हैं, इसको इस्तेमाल करें आदमी लोग, इतनी ही लायक हूँ मैं, मतलब मैं धंधा करने के लायक ही हूँ और किसी काम के लायक नहीं हूँ। इन सब से बाहर आके ये एक मतलब एक ये काउंसलिंग का पॉइंट नहीं है, उसको भी लगना है कि मेरे हाथ से काम हो सकता है, मेरे दिमाग से काम हो सकता है, मैं एक प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी हूँ, यू नो। तो उसके लिए एक एजुकेशनल रिहैबिलिटेशन है या इकोनॉमिक रिहैबिलिटेशन है, वेदर इट इज लाइवलीहुड और थिंग्स लाइक दैट, एंड फाइनली यू नो गोइंग बैक टू द सोसाइटी, यू नो, द बिगेस्ट सोशल चैलेंज नाउ एट योर टर्म्स एंड कंडीशन, knowing fully well कि शायद आपकी नज़र में मैं छोटी हूँ, आपकी नज़र में मैं शायद गिरी हुई इंसान हूँ, इससे भी डील करने की क्षमता को मैं रिहैबिलिटेशन कहूँगा। क्योंकि मैं बदल गई हूँ लेकिन आप बदले हैं कि नहीं, वो एक क्वेश्चन मार्क ही है ना। yes. तो क्या बिकॉज आप बदले नहीं हो मैं अपने आप को छुपा छुपा के एक शेल्टर होम में अपने आप को बांध के रखूँ? नहीं ना, मुझे तो वापस आना पड़ेगा समाज में। तो समाज में जब मैं वापस आती हूँ तो मुझे आपके रिजेक्शन के साथ डील करने का भी क्षमता होना चाहिए, एंड दैट इज रिहैबिलिटेशन। yes. You know, that rehabilitation moves into what we call it as reintegration. तो ये rehabilitation, reintegration, it's all building of that self to understand, know, you know, acknowledge, awaken your inner being, awaken the power inside you, awaken the skill inside you, awaken the confidence inside you, and awaken the ability, the resilience inside you to handle whatever comes out of the society. This entire process, and मैं ये जानना चाहता हूँ बिकॉज मैं खुद भी क्यूरियस हूँ एंड आई थिंक ऑडियंस को भी आएगा समझ में, ये प्रोसेस होता कैसे है? वंस यू रेस्क्यू समवन जी, टिल द टाइम वो सोशली रीस्टैब्लिश हो जाए आइडेंटिटी, गोइंग थ्रू कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद ज़िंदगी भर इवॉल्व होती रहेंगी उनके साथ, बट बहुत सारी चीज़ें यू सेटल डाउन और यू रिजॉल्व और यू सॉर्ट देम। कैसे करते हैं वो? अगेन कैसे करते हैं बताना थोड़ा सा कष्टी है क्योंकि there's so many people involved. Yeah. At first I point, there are counselors involved, case managers involved, trauma therapists involved, psychiatrists involved, clinical psychologists involved, de-addiction programmers involved. इतने सारे लोगों से इस इंसान का पाला पड़ता है क्योंकि ये इंसान एडिक्टेड हो सकती हैं, इंटॉक्सिकेटेड हो सकती हैं, ड्रग अब्यूज़र हो सकती हैं, ये इंसान टोटली डिप्रेस्ड हो सकती हैं, हर तरह के मानसिक रोग से यू नो शिकार हो सकती हैं। तो इट्स अ कम्प्लीटली कॉम्प्लेक्स लेयर ऑफ अ पर्सन, यू नो, एंड इसीलिए फर्स्ट स्टेज में काफ़ी सारे यू नो हेल्थ रिस्पॉन्डर्स सामने आते हैं। उसके बाद लाइफ स्किल ट्रेनर्स आते हैं जो उन्हें धीरे धीरे उस जो अभी तक जिस ज़िंदगी से गुजरे हो उस ज़िंदगी से बाहर निकलने के लिए नए स्किल्स की जो ज़रूरत है, which includes also surviving in an environment of rejection,
इस तरह के लाइफ स्किल्स को भी सीखना पड़ता है. एंगर मैनेजमेंट है, ओवरकमिंग योर परसेप्शन अबाउट द सोसाइटी है, एंड फाइंडिंग वेज टू हैव योर सेल्फ कॉन्फिडेंस वैलिडेटेड बाय योर सेल्फ है. ज़्यादातर लोग ना अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस दूसरे लोगों के वैलिडेशन करते हैं. हमें इस बच्ची को सिखाना पड़ता है कि भैया यू आर द ओनली सर्टिफाइंग अथॉरिटी फॉर योर सेल्फ. आप किसी और के हाथ में सर्टिफिकेशन का मतलब अथॉरिटी ना दें. आप खुद हो, आप अपने मिरर हो, आप बताओगे कि यू आर द मोस्ट वर्दी पर्सन, एंड आप सही इंसान हो. ठीक है, आपके सहीनेस को कोई भी तोड़ नहीं सकता है. तो ये एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है, और ये लंबा चौड़ा प्रोसेस एक मैजिक शो नहीं है. Which means that इसे एक दिन में नहीं किया जा सकता है. इसके लिए समय की ज़रूरत होती है. इसीलिए सेफ होम्स की ज़रूरत है, जहाँ पे समय लेकर थेरेपिस्ट, काउंसलर्स, केस वर्कर्स, लीगल काउंसलर्स सब मिल के इस प्रोसेस को फैसिलिटेट करें. कम से कम 6 महीने लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी साल लगेंगे, लेकिन आई हैव नॉट सीन एनीबडी कमिंग बैक टू शेप विदाउट अ मिनिमम ऑफ 1 year. कम से कम 1 साल तो उन्हें लगेगा इन सब चीज़ों से जूझने का जो स्किल्स है, मिनिमम स्किल्स है, उसे और उसके बाद वो रीसेटल होते हैं. होते हैं, बहुत सारे होते हैं, पर ये एक लाइफ लॉन्ग जर्नी हो जाता है. कभी कभी काफ़ी सारे लोग बहुत सारी चीज़ों से बहुत सालों तक बाहर नहीं आ पाते. तो ये एक एवरीडे स्ट्रगल बन जाता है फॉर इयर्स टुगेदर. फिर क्या करते हैं आप ऐसे लोगों के साथ, कैसे हैंडल करते हैं? एक हद तक ही हैंडल कर सकते हैं. आई एग्री. हाँ, या बिकॉज इट हैज अ फाइनेंशियल, कमर्शियल. इट्स not just the financial and commercial part of it, it's also about the willingness of the person to be supported ना. एक पॉइंट के बाद, हाँ, एक पॉइंट के बाद अगर महिला कहती है कि भैया मेरे पीछे पीछे मत आओ यार, आई डोंट वांट टू बी रिमाइंडेड, मुझे छोड़ो आप, लेट मी गो. एंड इट हैपेंस. बिल्कुल. और वही कई बार होता है, ज़्यादा दफ़ होता है, क्योंकि who wants to be reminded again and again about your life, It takes a lot. Meaning, one of my greatest grouse against people who are in public spaces and media is, मेरे साथ 15 साल की उम्र में कुछ हुआ है. मैं भूलूं या नहीं भूलूं, आप नहीं भूलने देंगे. याद दिलाते रहेंगे क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ. ठीक है, हर इंसान को एक क्लोजर की ज़रूरत है कि भाई लेट गो. तो हम जब उसके पीछे पीछे जाते हैं तो उसको वही चीज़ याद आता है. वो अपने खुद से बोलती है या खुद से करती है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. पर जब कोई थर्ड पार्टी, यार तेरे साथ ये हुआ है, हम तुमको सपोर्ट करने के लिए हम तुम्हारे पीछे पीछे घूम रहे हैं, ठीक है, दैट्स अ रिमाइंडर कि मेरे साथ ऐसा हुआ है. तो कई सारे बच्चे हैं, स्पेशली बच्चियाँ, लड़कियाँ हैं, जो पढ़ लिख लेती हैं, एक मुकाम में पहुंच जाती है. दे टेल अस ऑन आवर फेस कि आप मत आना प्लीज़, हम जहाँ काम कर रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, आप मत आना प्लीज़. वी डोंट वांट टू बी रिमाइंडेड दैट वी वे वंस अपॉन अ टाइम इन प्रज्वला, बिकॉज दैट रिमाइंड्स अस कि हमारे साथ ये हुआ है. हमें नहीं ढूंढना है अब यू बैगेज. ठीक है, हमें आगे बढ़ने दो, अलाउ अस टू स्टार्ट लाइफ फ्रेश. ठीक है, तो इट्स अ वेरी चैलेंजिंग प्रोसेस. हम चाहेंगे कि भाई हम उनके साथ रहें, उनके जर्नी में, जब तक वो फुली रिकवर नहीं होती हैं उनका साथ दें. नहीं होता है. हम उतना तक ही साथ दे सकते हैं जितना तक वो साथ लेने के लिए तैयार है. इतने रेस्क्यूज किए, any moment of failure? Any moment of failures during rescue? Everything is a failure. No, I mean rescue कई बार करने गए, क्या ऐसा भी हुआ कि नहीं कर पाए? हजारों. हम तो एक स्टेप आगे लेते हैं, 20 स्टेप हमें पीछे गिराने के लिए 100 लोग रहते हैं. हमारे जितने रेस्क्यूज हुए हैं उससे
100% ज़्यादा फेलियर्स हुए होंगे, जहाँ हमको इन्फॉर्मेशन मिला है और वहाँ पहुँचे हैं, समझ आया कि ट्रैप है, ऐसा हुआ है। ओ हाँ ट्रैप ऑल्सो। हाँ, ऐसा हुआ है। नहीं तो हमको अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला है, सब कुछ पक्का पता है, और फिर वहाँ पे कहीं से पूरा इन्फॉर्मेशन लीक आउट हो गया है। कहीं कहाँ से कह नहीं सकते हैं, कभी पुलिस से हो सकता है, कभी और किसी से हो सकता है, और पूरा फ्लॉप हो गया है। और फ्लॉप होने के बाद गालियाँ खाई हैं सबसे कि भैया आपने क्या तमाशा समझ के रखा हुआ है, हम सबको लेके जा रहे हो ऑन अ वाइल्ड गूस चेस, आपको क्या लगता है हम लोग को कोई और काम नहीं है? जबकि उन्हीं की तरफ से ही हुआ होगा लीक आउट। मैं तो कहूँगी कि वो ज़्यादा है, रेस्क्यूज कम है, फेलियर्स ज़्यादा है। That's the enormity and the scale. Yeah. Of course, over a period of time, perfection आ रहा है. Over a period of time, better planning चल रही है. गिर के तो सीख रहे हैं दोनों. And this गिरना is a lifelong process. इसमें this is something which I am assuming, and in fact अपनी शायद एक बार बात भी हो रही थी कि सिर्फ विद इन कंट्री नहीं होता, बाहर भी होता है. हाउ डू यू हैंडल दैट? इन द सेंस टू वेज. वन इज आउटसाइड कंट्री के विद इन कंट्री, उनको कैसे हैंडल, उनको कैसे रिहैब करेंगे, क्योंकि वो तो हमारे देश के है ही नहीं शायद. एंड यू आर डूइंग दिस ओवरसीज ऑल्सो अदरवाइज. बाहर के कंट्री के साथ ऑलवेज अ चैलेंज, बिकॉज स्पेशली अभी अगर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, 3 कीनिया से लड़कियाँ रेस्क्यू हुई हैं हैदराबाद में और अभी मेरे साथ हैं. हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें ट्रॉमा केयर दे सकते हैं, काउंसलिंग दे सकते हैं, और उन्हें इज्जत से उनके देश तक पहुंचा सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शायद वहाँ के किसी संस्था के साथ जुड़कर इन्हें कंटिन्यूटी ऑफ केयर देने का एक प्रयत्न किया जा सकता है. नथिंग बियॉन्ड दैट. उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि भाषा का प्रॉब्लम है, एक फॉरेन नेशनल है, कितने दिन आप रखोगे इंडिया में, ठीक है, और यहाँ पे रखोगे भी तो उसका फ़ायदा क्या है? यहाँ तो रिहैबिलिटेट उन्हें होना नहीं है, उनके देश जाना है. इट्स ऑलवेज अ चैलेंज. अभी कुछ एक सालों में हमने इस चैलेंज को कुछ हद तक सॉर्ट आउट किया है by introducing some very comprehensive employability training program which is international. मतलब कहीं पे भी वो काम आ सकता है. But having said that, you know, एक फॉरेन नेशनल के साथ डील करने में पहले उनका जो फर्स्ट रिस्पॉन्स है, डीलिंग विद ऑल द साइकोलॉजिकल ट्रॉमा एंड एडिक्शन, उसमें इतना टाइम चला जाता है कि लंबा टाइम वेट करने के लिए भी हमारे पास जगह नहीं रहता. वो इतनी फ्रस्ट्रेटेड रहती हैं और इतनी एग्रेसिव हो जाती हैं और इतना उनमें ट्रस्ट डेफिसिट होता है कि भाई हम कैसे आप पे भरोसा करें, काइंड ऑफ स्टफ. तो उससे जूझते और उनको कंट्री से वापस उनके कंट्री तक पहुंचाने में ही टाइम पास हो जाता है. तो इसमें कितना सक्सेसफुल होते हैं रिहैबिलिटेशन में, आई हैव माई ओन क्वेश्चन मार्क. ठीक है, पर in the last few years I'm seeing better results. It's improving, especially Uzbekistan की लड़कियां हैं या युगांडा की लड़कियां हैं, we seem to be having better results with them. थाईलैंड की लड़कियां हैं, पर केन्या जैसे कंट्रीज की लड़कियों के साथ हमारा कुछ खास आगे बढ़ रहा नहीं है. you know, हमारे जो लड़कियां दूसरे देशों में बिक जाती हैं, वो भी एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है. yes exactly. क्योंकि बचाने तक दे आर ऑल कोऑपरेटिव, दे वांट टू बी रेस्क्यूड, दे आर वेरी कोऑपरेटिव फॉर द रेस्क्यू पार्ट. एक बार उन्हें रेस्क्यू कर लिया, फिर उनके तेवर बदल जाते हैं. वो बोलते हैं कि भैया आप हमारे इंडिया में मत बताना किसी को हमारे साथ क्या हुआ है, क्योंकि इन्हें शायद उन्हें किसी जॉब के नाम पे लेके गए होंगे या किसी और चीज़ पे लेके गए होंगे. तो अगर मेरे साथ ये हुआ है, अगर पता चले तो शायद मुझे कोई अपनाए ना, एक्सेप्टेंस नहीं है. तो उसमें क्या हो जाता है कि ऐसी भी लड़कियां हैं जो
एयरपोर्ट में हम उनसे रिसीव करने जाते हैं और फिर वो बोलते हैं कि भाई यहाँ से हट जाओ, आप हट जाओ, हम अपने घर वालों को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कि क्यों आप हमारे साथ आ रहे हो, ठीक है। हमें जब मौका मिलेगा हम आपको फ़ोन करेंगे, हम आपको बता देंगे कि हम ठीक हैं कि नहीं। बट सो काफ़ी सारा जो प्रॉब्लम हो जाता है इस तरह के केसेस में, रिहैबिलिटेशन आधा अधूरा हो जाता है, बिकॉज यू हैव नो वे टू चेक। यस, यू जस्ट रेस्क्यूड, अब रिहैब तो कर ही नहीं पाए प्रॉपर ज़्यादा। तो वहाँ पे जो भी होता है उस कंट्री में उनको जो भी सपोर्ट मिला है उससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं फिर। और यहाँ पे जो हुआ है उस बातों को छुपाने के चक्कर में देयर इज लॉट ऑफ अनरिजॉल्व ट्रॉमा, जो ट्रॉमा रिजॉल्व ही नहीं होता है। विच इज एन अनफॉर्चुनेट थिंग, बट आप कुछ कर नहीं सकते हैं उसमें बियॉन्ड। अब हम जा भी नहीं सकते उनके पीछे, क्योंकि उसने कह दिया कि आप मत आओ। गल्फ से लड़कियों को लेके आए हैं, यूएस से लेके आए हैं, हर जगह से लेके आए हैं। और कई बार इतना बुरा लगता है, क्योंकि हम लोगों ने इतना मेहनत किया होगा उन्हें रेस्क्यू करने में, और इतना मेहनत किया होगा इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ, कोऑर्डिनेशन, और सबके साथ कोऑर्डिनेट करके इन्हें वापस लाने के लिए। और फिर वो लोग जो ऐसे कार्ड देते हैं हम लोगों को कि भैया मत आओ हमारे पास, कॉर्ड कट कर दी। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, बट एंड आई नो दिस इज़ वेरी पेनफुल टू इवन आस्क, बट यंगेस्ट रेस्क्यू एज क्या रही होगी? मैंने यंगेस्ट चाइल्ड जो मैंने रेस्क्यू किया है वो 3 साल की है। 3 साल की? 3 साल की है। एंड ऑनलाइन कंटेंट में मैंने 6 महीने की बच्ची को भी देखा है। ऑनलाइन कंटेंट में 6 महीने? वाओ। तो या एज का कोई खास सिचुएशन नहीं है अब, एंड दैट यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड बाई द केसेस रिपोर्टेड इन द कंट्री। आप देखेंगे। बट वॉट इज हैपनिंग, आई मीन ऑनलाइन है या 3 साल की बच्ची है, सो बहुत सारे सवाल हैं। पहला, क्या पॉवर्टी इसका कारण है? ऑनलाइन में क्या रूल्स एंड रेगुलेशन इसका कारण है? क्या, आई मीन यू वुड नो इट बेटर। पॉवर्टी कभी कोई कारण हो ही नहीं सकता है। पॉवर्टी इज जस्ट अ ट्रिगरिंग फैक्टर। पॉवर्टी के साथ बहुत सारे दूसरे कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर्स भी आते हैं। आज की तारीख में विद अ स्मार्टफोन, विद द डिजिटल मीडियम, कोई भी क्लास का बच्चा, कोई भी मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, कहीं से भी ट्रैप किया जा सकता है। ऑनलाइन गेमिंग जैसे चीज़ों से इतने छोटे बच्चों को ट्रैप किया जा रहा है। देश भर में हम लोग देख रहे हैं एक पैटर्न जहाँ पर ना केवल बच्चों के साथ गलत होता है, उस चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता है, उस कंटेंट को रिकॉर्ड किया जाता है। और ये ऐसे बच्चे हैं जो 6 महीने के बच्चे हैं या 1 साल के बच्चे हैं, जो उनके साथ जो हुआ है वो बोल भी नहीं सकते हैं, यानी मुझे पता भी नहीं है, शायद घर के अंदर ही हो रहा है ये। करेक्ट। और घर के अंदर के माहौल में कर कौन रहा है ये? नैनी कर रही है, डोमेस्टिक हेल्प कर रहे हैं, फैमिली कर रहा है, कौन कर रहा है ये? और ये कंटेंट को आप ऑनलाइन में बेचते हो, डार्क वेब में बेचते हो, सरफेस वेब में बेचते हो। बहुत सारे पॉर्न साइट्स इस तरह के कंटेंट को लेते हैं। बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस तरह के कंटेंट को डिसमिनेट करते हैं। बहुत सारे ऐप्स हैं जो इसी तरह कंटेंट को क्या बोलते हैं, सर्कुलेट करने के लिए अब साथ देते हैं। एंड देयरफॉर जो आपने सवाल पूछा, ऑनलाइन के रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज की तारीख में हम अकाउंटेबिलिटी के बारे में बात करें, कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी के बारे में बात करें। आप किस तरह का प्लेटफॉर्म चला रहे हो, किस तरह के कंटेंट यहाँ आ रहे हैं, उस कंटेंट को अंदर घुसने का मौका कैसे मिला एक तरफ, पर आपको सामाजिक अकाउंटेबिलिटी भी पूछनी शुरू हो। उसका रखवाला कौन है? लेकिन each one of us, each one of us who are hearing this, seeing this and choosing to ignore it, ठीक है?
आज की तारीख में अगर कोई ये कहे मुझे कि मुझे पता ही नहीं था, ठीक है, आई वुड से योर ब्लडी लाइंग। या आई एग्री। ठीक है, यस। आपको सूट नहीं कर रहा भाई ये पता है करके बोलने के लिए। किसको क्या नहीं पता है, सब कुछ पता है सबको, ठीक है, बट आपको कन्वीनियंट है, आपको कन्वीनियंट है ये बोलना कि मुझे पता ही नहीं। Yeah, just looking the ठीक है, other way. अब पता चल गया, मैं बता रही हूँ ना आपको, अब क्या करने वाले हो ये बताओ मुझे। दैट इज वेयर योर अकाउंटेबिलिटी कम्स। ठीक है, हमारे देश में ही नहीं, ग्लोबली हमारी सबसे बड़ा हमारा ट्रेजेडी ये है कि हम देख के भी अनजान मारने के लिए हम बस PhD होल्डर्स हो गए हैं उसमें, यू नो। ज़्यादा से ज़्यादा चार डायलॉग मारेंगे और ये यार क्या हो रहा है, देखो दैट्स इट। कैंडल मार्च कर लेंगे, कैंडल मार्च, ठीक है, नहीं तो ऑल दोज लिटिल स्टफ दैट यू विल डू। उसके बाद कहानी खत्म, इंफॉर्मेशन ओवर, नया चैप्टर, लेट्स गो पबिंग, लेट्स स्पेंड दैट, लेट्स डू दिस। ठीक है, अब देखो साइबर क्राइम्स में, साइबर फ्रॉड्स में देखो, साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड्स में देखो, करोड़ों करोड़ों रुपए साइबर फ्रॉड्स में जा रहे हैं। सबके पास सब पैसा है इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए, हर चीज़ करने के लिए, वहाँ मारने के लिए, हर लग्जरी प्रोडक्ट्स में डालने के लिए। ठीक है, But what's the way out? I don't know, until and unless the social will to change doesn't come, we will be a whining society. सुनीता कृष्णन आएंगी, सुनीता कृष्णन जाएंगे, दुनिया के ये इतने सारे जो गलत चीज़ें हैं वो चलती रहेंगी, बिकॉज वी एज अ सोसाइटी वी आर फेलिंग टू वेक अप, यू नो, वी आर इन अ स्लम्बर। खुश हैं उसमें, ठीक है, हम यू नो, इन दैट लिटिल वर्ल्ड ऑफ बबल, सब खुश। और डर लगता है इस बबल से थोड़ा झांक के बाहर देखने के लिए, ठीक है, बट अगर आप झांकोगे तो आपको समझ आएगा कि द सॉल्यूशंस आर नॉट वेरी डिफिकल्ट। सॉल्यूशंस आप अपने घर से ही शुरू कर सकते हो। ठीक है, आप अपने बच्चों को कैसे पालते हो, अपनी बेटी को कैसे पालते हो, अपने बेटे को कैसे पालते हो, आई एग्री, वहाँ से छोटे छोटे सॉल्यूशंस आ जाते हैं। सो इट इज़ नॉट सच अ क्या सिचुएशन कि भैया हम इतने यू नो हेल्पलेस हो जाए कि अगर सब कुछ पता चल गया हम करें क्या। अरे सब कुछ कर सकते हो यार। yes. 100 तो फोटो लेते हो तुम लोग, सेल्फी लेके अपने इंस्टा में डालते हो, उसके बदले में एक लाइन डालो ना इन सब चीज़ों के बारे में जो तुम्हें वरी करता है। रिस्पॉन्ड करने के लिए 100 माध्यम है। अगर आप सोचना शुरू करो, यू नो, इफ यू थिंक ऑफ 10,000 ways that you cannot do it, then you will not be able to do it. Find But if you one can way think to do it. one way of doing it, just one way of doing it. Not even, don't become big social workers, don't become some बड़े कुछ आत्मा बनने की जरूरत नहीं है। अपने घर में अपने छोटे से माहौल में तुम क्या चेंज कर सकते हो, तुम क्या देखते हो, क्या सुनते हो, क्या कंज्यूम करते हो, क्या बताते हो, क्या चलते हो, ठीक है, आप उसमें डिसाइड करते हो कि आपका समाज कैसे रहेगा। लेकिन मैं साधु तो नहीं बन सकता। कौन साधु बनने के लिए बोल रहा है आपको, ठीक है, पर अगर आपको ये खटक रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए तो आपको एक प्रोएक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आप सोचते हो कि कोई और ग्रह से कोई आके आपको बचाने वाला है, कोई नहीं है, सॉरी, ठीक है, आपको बिल्कुल भी साधु बनने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप बस इंसान बन जाओ, वो काफी है। इंसान बन जाओ, अपने अंदर की इंसानियत को अगर आप जगा पाओ। देखिए, आप सिंपल सा चीज है, एनिमल फिल्म है, यस, मर के गिर के लोग भाग रहे हैं पिक्चर देखने के लिए। ठीक है, क्या देख रहे हो आप, क्या कंज्यूम कर रहे हो? क्रूएल्टी। चलिए, पुष्पा, ठीक है, अरे स्टैम्पेड, बच्चा, माँ मर गई, बच्चा अभी भी हॉस्पिटल में, ये है, माँ बाप गिर के मर के अपने बच्चे को लेके 11 बजे की शो में जा रहे हैं 8,000 रुपए की टिकट देके। क्या कंज्यूम करने के लिए? यू मेक द चॉइस ना, कि अगर आपको ये कंज्यूम करना है कि नहीं करना है। ठीक है, तो आपने अपनी सोच से वही समाज बनाया है जो आप चाहते हो।
Okay, It's about the choices. you make. You want a better society? You think better, you behave better, you act better. Period. And how you feel government or the rules and regulations will support in this? See, again, government is just a mirror of what we are. You change, the government will change, boss. ठीक है? आप चेंज हो जाओगे, ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट की सोच समझ चेंज, क्योंकि गवर्नमेंट में है कौन लोग? हम ही तो बैठे हैं अभी वहां लोग पे. तो बैठे हैं. हम बदलेंगे तो वो बदलेंगे, हम नहीं बदलेंगे. ठीक है? छोटी छोटी चीजें हैं, ब्राइब, ठीक है, आप दे रहे हो ना, इसीलिए तो बढ़ रहा है. मत दो ना. एक काम को शॉर्टकट में करने के बजाय लॉन्ग कट में करो ना. मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है. हाँ, करो, एक बार करो, एक बनता है फिर सिस्टम. देखिए, इफ अंटिल अनलेस यू डोंट बिकम द चेंज दैट यू वांट टू सी, यू विल It will not नेवर happen. सी द चेंज इन द सोसाइटी. हमारे जैसे लोग आज ग्रेव को जाएंगे, जब भी जाएंगे, ये सेटिस्फैक्शन से जाएंगे कि हमने जो चेंज सोचा था, हमने जो चेंज फैंटेसाइज किया था, उसके लिए करते करते ही जा रहे हैं. यू नो, वील हैव नॉट वन सिंगल रिग्रेट इन आवर लाइफ, क्योंकि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की. यू नो, कैन एवरीबडी से दैट फॉर देमसेल्व्स? दैट्स अ बिग क्वेश्चन. वेरी वेरी डिफिकल्ट टू आस्क वन सेल्फ दिस Yeah. क्वेश्चन. आपने बोला अभी कि करते करते चले जाएंगे. Very interesting part, and I mean, I know that this is a very personal thing, that you're, even while we are talking, you are going through the process of getting cured from the cancer, right? Very, and I'm sure that आप इसमें से निकल के आएंगे. But this is happening for the second time. फर्स्ट टाइम जब हुआ था और आपने शायद इसको बहुत ऑनेस्टली लोगों के साथ शेयर किया था, पीपल वर ऑबिटरीज अबाउट यू. एब्सोल्युटली. मैं 2022 में मेरा पहली बार लंग कैंसर डायग्नोस हुआ था. ऑबिटरीज, राइट? दैट्स द काइंड ऑफ लव यू हैव. मोबाइल फिल्ड विथ कि आपने यंग एज में कितना कर लिया, माय गॉड व्हाट अ ग्रेट सोल यू आर, यू नो. तो एक झलक मिल गई थी मुझे कि भाई अगर मैंने कल टपकना है, एंड टू ऑल द डिसअपॉइंटमेंट्स I survived. ठीक है? Oh, you will I go survived. So miles ahead. second time when it has come, I chose not to go talk public. about it. Largely because मुझे ये खोखला obituaries में जीना नहीं है. ठीक है? I have to not only handle what I'm going through, because I'm going through a rare mutation which has no cure at this moment. आज की तारीख में, कल क्योर नहीं आएगा करके है नहीं, लेकिन आज नहीं है. ठीक है? तो आज की तारीख में मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि मैंने को इसे साथ साथ लेके जाना है अपने ग्रेव तक. ठीक है? तो लंबा चढ़ना है, लंबा जर्नी है. जल्दी से तो जाने वाली हूँ नहीं मैं. बहुत लोगों को Yes. तकलीफ दे के जाना है मेरे को. बिल्कुल. तो मुझे लगा कि यू नो, कैरिंग दिस heaviness of unnecessary sympathy. You are into a phase where you need all the support. You are mentally very strong. But I want to know more about your personal life, your life partner, how you met, how. Rajesh Touchlover, Yes. my husband. Raj, वो अंग्रेजी में एक सेंटेंस है ना, he's the wind beneath my wings. My Correct. friend, my companion, my mentor, Yeah. my greatest critique, and the most पिद्दू इंसान in terms of डरपोक जिसे कहते हैं ना. तो अभी जैसे कैंसर वैंसर है, तो वो बंदा बैठा रो रहा है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको बहुत प्रॉब्लम है. तो Emotionally very attached. Exactly, and also emotionally very weak when it comes to me. So, Yeah. but at the same time, a human being who has the extraordinary capacity to keep me always focused
and never to forget the purpose for which I've come to this world for. I think he would, I would say, be one of the rarest breed of men and human being born on this earth, जो अपने एक कंपेनियन को इस तरह से ब्लॉसम करने के लिए अपना पूरा साथ देता है. Wow. You know, मेरी सोच कई चीज़ों में बहुत नैरो है, वो मुझे विजन देता है आगे की सोच की. एंड आई थिंक हम दोनों का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ ये है कि हम एक दूसरे के सबसे बड़े फ़ैन हैं. वाह. वो फिल्म डायरेक्टर है, मैं उसके काम से मोहब्बत करती हूँ और वो मेरे एक्टिविज़म से मोहब्बत करता है. तो वी आर ईच अदर्स ग्रेटेस्ट क्या बोलते हैं फ्लैग बेयरर्स. तो या राज इज समबडी whom I have great क्या बोलते हैं, again, you know, bhai, this is all about, I said that in the beginning, God has been very kind to send the right people at the right time, you know, in my life, and Raj is one such buddy who has been part of my journey. Yes. Yeah. You wrote a book which is I Am What I Am, and it talks about survivor, fighter and crusader. टाइटल वाइटल दिखा दो आपके ऑडियंस को, बेचारे कहीं खरीदे तो I प्लीज. want to say this, that there are so many things in this book. मैंने बहुत कुछ पढ़ा. In fact, few of the things I am going to ask now, अब मुझे अपने नोट्स में से पढ़ना पड़ेगा. But this is survivor, fighter, crusader. And the luckiest part is, let me tell you, I got this autograph from her. Let's go to a rapid fire. ओके. Right? अच्छा, इसमें भी My favorite. ओके. One word that describes India today. होप. Justice is either, and there are 4 choices: punishment, reform, protection, or prevention. None Justice of the is either punishment, four. None of the 4. and so what is that? Closure. Closure within you. जिस दिन मुझे लगेगा मुझे न्याय मिला है, and I let go, that is the day I get justice. Society is ignorant, hypocrite, helpless, or evolving. Evolving. Your biggest strength, Myself. biggest vulnerability. Myself. That was there. Your most misunderstood trait. We spoke about this, but still, your most misunderstood trait. Trait. Yeah. Several actually, but one of them, my interaction with the media. And why so? I have drawn so many boundaries that I am often misunderstood, that I am anti-media, which I am not. You're born to a director. You're married to a director. Any movie which you both like watching again together, and a song which you both love together. Om Shanti Om we watched 3 times in the theater. The great Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan and Deepika. you know, first line में every time we went so that we could get a better seat. 3 times. फिर भी मन नहीं भरा. And वो दर्दे डिस्को का जो गाना है, you know, I said, you know, उससे मैंने जितने ताने मारे इस बंदे को. But there's this beautiful song where in Tamil, which we both listen a million times over. Just try and sing it नहीं. or spell it. Which is that song?
मेरे को वो सेंटेंस भी याद नहीं आएगा अभी, अब Okay. रहने दो उसको। Okay. One song which, when you enter a room full of people, you want to hear about you. You want the hall to be playing a song when you enter a hall full of audience. आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे ऐसे गगन गगन के तले जहाँ गम भी ना हो, That's बस प्यार ही प्यार पले. Yeah. And how would you want to be remembered? Sunita Krishnan, Which Sunita Krishna? just Sunita Krishnan, a person who wanted, who tried to change, a person who demonstrated change, and a person who believed in the change. My legacy is my change. People talk about creating a legacy in terms of money, in terms of assets, in terms of building network. Here is someone who's talking about none of these, who's talking about creating a movement which has given not only direction to her, she believes that her legacy is making people aware of what is right, what is to be done. Absolutely a privilege and honor. Thank you so much, Sunita. Thank you. Thank you. Amazing.